ओके आज पेपर सॉल्व करते हैं जी। मई जून 2010 का पेपर, ठीक है। ओ लेवल मैथमेटिक्स और पेपर वन है ये, और फर्स्ट वेरिएंट है, राइट। ओके, इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव evaluate these two fractions, और ये दोनों fractions जो है ना आपस में ऐड हो रही हैं। तो whenever we have the addition or subtraction of the two fractions, we have to make each fraction लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मीन कि इनको आपने, इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो इक्वल बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि आप डिनोमिनेटर्स का क्या कर लें, एलसीएम ले लें। जैसे कि 2 और 9 डिनोमिनेटर्स हैं, 2 है और 9 है, राइट। इनका एलसीएम लें। ओके, 2 1s are 2, 9 एज इट इज़। सिमिलरली 3 3s are 9, और ये लास्ट वाला आ गया 3 1s are 3। तो इसका एलसीएम ये आया, इट इज़ 2 टाइम्स 3 6, 6 टाइम्स 3 18, ठीक है। तो आपने करना क्या है, ये जो फ्रैक्शंस हैं इनके डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के इक्वल बनाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 18 बनाना है इसको। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से, राइट। सो इट बिकम्स 18। अच्छा, अगर आपने किसी चीज़ को नीचे मल्टीप्लाई किया ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपने फ्रैक्शन को रखना है, ठीक है। ये नहीं कि ये रेशियो है बेसिकली। तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें इसी तरह, और 9 से इस तरह। सो वी आर लेफ्ट विद व्हाट, 9 1s are 9, और यह आ जाएगा 2 to the 4। तो नूमिनेटर ऐसे ऐड हो गए, बाकी डिनोमिनेटर वही रहेगा, 9 2s are 18। So 9 plus 4 is 13 over 18. So this is your final answer, right? अच्छा, जाके नेक्स्ट तक चलते हैं। नेक्स्ट में आपके पास जो फ्रैक्शंस हैं उनके दरमियान डिवीजन साइन है। तो डिवीजन साइन में आपने सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि डिवीजन साइन को कन्वर्ट कर देना है क्रॉस साइन के अंदर, यानी मल्टीप्लिकेशन में। जब क्रॉस साइन लगाएंगे तो जो नेक्स्ट वाली फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि इसका जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर। तो ये बन जाएगा 9/11 से 11/9, राइट। अगर कोई कैंसिलेशन होती है तो कर दें, वैसे नहीं नज़र आ रही इसमें कोई कैंसिलेशन। तो सिंपल आपने ये करना है, नूमिनेटर नूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 टाइम्स 11 इज़ 22, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो 3 टाइम्स आर 27। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैल्यूएट 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। तो ये देखें, एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें नंबर्स हैं, कुछ ऑपरेशंस हैं, प्लस है, डिवीजन है और एडिशन है, राइट। तो इसमें हमने डिमैस रूल फॉलो करना है। बॉट मैस रूल यहाँ कह रहे हैं, डिमैस रूल यहाँ फिलहाल कोई ब्रैकेट्स नहीं है। तो डिमैस रूल का मतलब है कि पहले डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की जाती है, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन, राइट। तो हम सबसे पहले का काम करेंगे, इनको हम करेंगे डिवाइड, राइट। तो ये 10 एज इट इज़ आ गया। अब -8 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, -4, और आगे रह गया +3। तो देखिए, अब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन तो हो गई, अब रह गया एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो ये आसान है, आप इजीली कर सकते हैं। 10 माइनस 4 इज़ 6 प्लस 3, यानी 6 प्लस 3 इज़ 9। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज़ 20% ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो ये परसेंटेज का मतलब होता है जी, जब भी आपको परसेंटेज लिखा है इसका मतलब 1/100। परसेंटेज बेसिकली किसी भी नंबर को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। सो दैट्स वाई द परसेंटेज मीन्स 1/100। सो 20% मीन क्या हो जाएगा, 20/100, राइट। यानी परसेंटेज में लिखते हैं 1/100 मल्टीप्लाई बाय 60 सेंटीमीटर्स। कैंसिलेशन करें, 0 0 कैंसल, और ये 0 0 क्योंकि 10 पे डिवाइड हो रहे हैं बेसिकली। सो 2 6 12, राइट। सो इसका आंसर है 12 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3। सारा कैरीज आउट अ सर्वे ऑफ द कलर्स ऑफ कार्स इन ए कार पार्क। शी ड्रॉज ए पाई चार्ट टू represent her results. There are 6 red cars and the angle representing the car is 40 डिग्री, ठीक है। तो इसमें 7 रेड कार्स हैं पाई चार्ट के अंदर, और उनका जो सेक्टर एंगल जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है पाई चार्ट के अंदर, क्योंकि पाई चार्ट के अंदर असल में सेक्टर्स होते हैं ऐसे, ठीक है, जैसे ये हैं। तो इन सेक्टर्स के हर सेक्टर का कोई ना कोई एंगल होता है, ठीक है, जिससे कि उसकी कैटेगरी जो है ना डिफाइन की जा सकती है कि कितनी तादाद किसी चीज़ में है, ठीक है। तो 40 डिग्री इसका क्या है, सेक्टर एंगल है। और उनकी जो तादाद है, यानी कि नंबर ऑफ कार्स कितनी है, 7 है, रेड कार्स। सो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ रेड कार्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ कार्स इन द कार पार्क। ओके, ये फार्मूला तो लिख लें। अगर आपने कोई स्पेसिफिक निकालनी हो कार्स, नंबर ऑफ कार्स, जैसे मैं रेड कार्स कहता हूँ, तो नंबर ऑफ रेड कार्स कैसे निकलेंगी ये ज़रा देखें। नंबर ऑफ रेड कार्स विल बी इक्वल टू द सेक्टर एंगल,
डिवाइड बाय 360 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल क्या होता है सर्कल का 360 होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, ठीक है, यानी जितनी भी टोटल कार्ड्स हैं उनको अगर हम इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कोई ख़ास कैटेगरी की कार्ड निकल आते हैं, क्योंकि ये कैटेगरी किस पर डिपेंड कर रहा है, उसके सेक्टर एंगल के ऊपर, ठीक है। अब नंबर ऑफ रेड कार्ड्स जो है ना वो दी हुई हैं, दैट इज़ 7, तो इसको रिप्लेस कर दें, 7 लिख दें। सेक्टर एंगल जो है ना वो है 40 डिग्री, 40 डिग्री ओवर 360, और आपको क्या चाहिए था बेसिकली टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, ठीक है, ये चाहिए था टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, तो इसको हम कह लेते हैं ये एक्स है, राइट, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। ओके, अब कैंसिलेशन करें तो ये आ जाएगा 1/9, 40 पे डिवाइड कर दिया, राइट, दोनों को। अब ये 9 वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, सो 7 टाइम्स 9 इक्वल्स एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यानी टोटल कितना आ गया, 9 7 63, सो द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 63, राइट। चलें आगे चलते हैं। सारा पाई चार्ट इज ए सर्कल विद सर्कमफ्रेंस 28, ठीक है, ये क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ पाई चार्ट का। फाइंड इन टर्म्स ऑफ पाई द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, अगर एक सर्कल है उसका आपके पास सर्कमफ्रेंस गिवन है, सर्कमफ्रेंस इसे कहते हैं इस बाउंड्री को, राइट, दिस इज 28 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या होता है जी, जो कि इसके सेंटर में से एक कॉर्ड गुजरती है उसको बोलते हैं डायमीटर, राइट, विच इज़ ऑलवेज द डबल ऑफ द रेडियस। रेडियस जिस तरह ये रेडियस है तो इसके डबल को हम बोलते हैं डायमीटर, राइट। सो द फॉर्मूला फॉर सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। अब ये 2r जो है ना हम उसको कह सकते हैं d भी कह सकते हैं, यानी डायमीटर, यानी कि ये बन जाएगा पाई टाइम्स d, 2r इज d, जिसमें d चाहिए। अब सर्कमफ्रेंस क्या है वो हमारे पास 28 है, पाई एज इट इज़ आ गया, ठीक है, और d उसमें क्या है जी, आपने आंसर लिखना है इन टर्म्स ऑफ पाई, सो d क्या आ जाएगा, इस पाई को 1 लीजिए तो ये डिवाइड कर जाएगा, 20 ओवर पाई इज योर आंसर, राइट। दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। Question number 4. Edie goes on a car journey. The first 60 kilometers of the journey takes 45 minutes. ठीक है, और द रिमेनिंग 20 किलोमीटर्स ऑफ द जर्नी टेक्स 30 मिनट्स। तो इसमें दो समझने के फेजेस के अंदर डिस्टेंस कवर हुआ है, ठीक है। फर्स्ट फेज़ आप समझ लें कि ये है, ठीक है, ब्लू वाला, और आगे मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, ओके, और ये सेकंड है। तो इन दोनों फेजेस के अंदर अलग अलग उसने लिखा है कि ये 60 किलोमीटर्स हैं, यानी कि जो डिस्टेंस है वो कितना है, 60 किलोमीटर्स है, और टाइम कितना लगा है जी, 45 मिनट्स, राइट। जबकि सेकंड फेज़ के अंदर जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 किलोमीटर्स है, और टाइम कितना लगा है इसको, 30 मिनट्स, राइट। अच्छा जी, करना क्या है जी, कैलकुलेट हिज एवरेज स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर फॉर द होल जर्नी। अच्छा जी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है जी, VAV, यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ठीक है। अब इसके अंदर टोटल डिस्टेंस कितना नज़र आ रहा है आपको, एक है 60 और दूसरा है जी 20, राइट। सो 60 प्लस 20 टोटल डिस्टेंस हो गया। अब टाइम जो है ना वो देखें, इसमें लिखा हुआ है स्पीड आनी चाहिए किलोमीटर्स पर आवर के अंदर, तो ये तो किलोमीटर्स के अंदर है, लेकिन जो टाइम है ना वो हमारे पास मिनट्स के अंदर है, तो सॉरी ये मिनट्स है, तो ये मिनट्स के अंदर है, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, आवर्स के अंदर, राइट। तो इसका सिंपल तरीका कि आप जो दोनों को प्लस कर दें, 45 प्लस 30 ये मिनट्स में आ गया, राइट। अब इस चीज़ को आपने करना है, डिवाइड कर देना है 60 से, एंड कन्वर्ट करना है मिनट से आवर्स में, तो किससे डिवाइड करेंगे, 60 से, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 60 प्लस 20 इज़ 80, ठीक है। अब ये जो कि नीचे डिवाइड हो रहा है 60, सो इट विल मल्टीप्लाई बाय 80, और वहाँ पे क्या बचेगा, 45 प्लस 30 इज 75, राइट। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलें 15 पे डिवाइड, 15 5 ज़ार ये आ गया, और ये 15 4 ज़ार, राइट, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, इसमें कैलकुलेटर यूज़ नहीं करूँगा। सो अब ये 5 पे डिवाइड कर सकते हैं 80, यस, 5 1 ज़ार 5 एंड 5 6 ज़ार 30 हो गया। सो 16 4 ज़ार 64, तो इसका आंसर आया जी 64 किलोमीटर्स पर आवर, राइट, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो इट सेज द बेयरिंग ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम शिप एस इज 220 डिग्रीज
एंड द पोजीशन ऑफ एस इज मार्क ऑन द डायग्राम। ठीक है, तो कह रहे हैं बेरिंग ऑफ लाइट हाउस, इसमें लाइट हाउस फ्रॉम ए शेप एस इस, एस कहाँ पे है जी, शेप कहीं ना कहीं होगी, ठीक है ना, बहरहाल इसमें ये, हाँ जी ये एस है, ये एस शेप है, शेप की पोजीशन है, और जो लाइट हाउस का जो बेरिंग है वो कितना है, 220 डिग्री है। अच्छा, बेरिंग के अंदर हम करते क्या हैं, ये जो लिखा होता है ना फ्रॉम शिप, जो शिप से बेरिंग का मतलब ये है कि शिप से नॉर्थ ड्रॉ अगर आप करते हैं तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज हम जाएंगे कितना, 220, यानी बेरिंग जितना गिवन है। ठीक है, तो अगर नॉर्थ से आप जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 220, तो ये कितना आ गया, यहाँ पे तो आ गया 90। ठीक है, और आगे चले जाएं, हाफ रोटेशन होगी, कितने होगा 180, और 180 से थोड़ा सा आगे जाएंगे 40 डिग्री, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 220, राइट। तो यहाँ पे कहीं इसका बेरिंग आ रहा है, तो इसको ज़रा ड्रॉ करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट से एक मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये तो यहाँ पे कहीं पे लाइट हाउस है। ठीक है, तो मैं इसको शो कर देता हूँ जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए कि यहाँ फर्स्ट करें ये एल है, लाइट हाउस, राइट। ओके, द पोजीशन एस इज मार्क ऑन द डायग्राम, ये ऑलरेडी गिवन है। विच ऑफ द 4 पॉइंट्स ए बी सी और डी इज़ ए पॉसिबल पोजिशन ऑफ द लाइट हाउस। तो पॉसिबल पोजीशन जो है ना वो आपको नज़र आ रही है, सी ही नज़र आ रही है, क्योंकि मैंने एक्चुअली यहाँ पे कंपस यूज़ नहीं की, अगर कंपस यूज़ करता तो एग्जैक्टली यहीं पर आता सी पे, जिस वजह से आप दे दें पोजीशन, क्योंकि ये सी के करीब है ना, ये जो लाइट हाउस बन रहा है 220 सी के पास आ रहा है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, राइट डाउन द बेरिंग ऑफ एस फ्रॉम द लाइट हाउस। तो आपको जो बेरिंग गिवन था वो था लाइट हाउस का फ्रॉम एस। ठीक है, तो एस फ्रॉम लाइट हाउस क्या होगा, बड़ा आसान है। अगर ये वाला बेरिंग जो है ना 180 से अबव होगा तो आपने ये करना है 180 माइनस कर देना, और अगर 180 से शॉर्टर होता तो आप 180 प्लस कर देता। ये चूँकि 120 है तो आपने इसको 180 सिंपल माइनस कर देंगे, तो आपके पास बेरिंग आ जाएगा लाइट हाउस से एस का, राइट। सो इट विल बी 40 डिग्री। अच्छा, बेरिंग की कन्वेंशन ये कि आपने इसको 3 इंटीजर्स में लिखना होता है, यानी सॉरी 3 डिजिट्स में लिखना होता है होल, तो इसमें इस हिसाब ने 0 लगा देना, राइट। सो आंसर इज 0, 40 डिग्री। सो दिस इज द बेरिंग ऑफ एस फ्रॉम द लाइट हाउस, राइट। ओके, आगे नेक्स्ट पे चलते हैं जी। सॉल्व द इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी गिवन है 6x माइनस 5, ये देखें ना इनइक्वालिटी का साइन है लेस देन का, राइट। 9 + 2x। अच्छा, इसमें याद रखना कि इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए आपको वही रूल्स फॉलो करें जैसे आप एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लेकिन एक फ़र्क इसमें होता है कि अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं बोथ साइड्स को, तो क्या होता है, इनइक्वालिटी जो है ना वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, लेस देन हो तो वो ग्रेटर देन बन जाती है, और अगर ग्रेटर देन हो तो लेस देन बन जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर वो कोई ऐसा प्रोसेस होगा तो फिर हम करेंगे, राइट। एनीवेज, सबसे पहले आपने देखे इसमें दोनों तरफ x की टर्म्स है, तो इन दोनों इकट्ठा कर लें। 2x को मैं वहाँ लेके जा रहा हूँ और -5 जो है इस साइड पे आ जाएगी, राइट। सो 6x माइनस 2x क्या रह जाएगा यहाँ पे, 9 + 5, राइट। सो 6x माइनस 2x इज़ 4x एंड लेस देन 9 + 5 इज़ 14। आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स को 4 से, तो अब देखिए 4 एक पॉजिटिव नंबर है, इसी वजह से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। सो x विल बी इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 4, सो इट कैन बी कैंसल्ड। सो 2 7s आर एंड 2 2s आर, तो ये क्या आ गया जी, 7/2, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3.5, या इसको ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं ज़रा देख लें। 7 डिवाइड बाई 2 है तो 7 अंदर आएगा, 2 बाहर, राइट। सो 2 3s आर 6, तो 1 रिमाइंडर आ गया। तो ये पहले आप लिखते हैं क्वोशिएंट, देन रिमाइंडर एंड देन डिवाइडर, राइट। सो इट विल बी 3 होल 1/2। सो आई कैन राइट इट एज x लेस देन 3 होल 1/2, यानी कि ये 3.5 से लेस है। नेक्स्ट इनइक्वालिटी है दी, वी राइट डाउन द लार्जेस्ट इंटीजर विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी दिस। ठीक है, चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, लार्जर इंटीजर निकालने के लिए जो सेटिस्फाई करे। एनीवेज, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। इनइक्वालिटी को 2x को वहाँ ले जाएं और -5 को इस तरफ। ये तो लगता है ऐसे सॉल्व, ये तो ऑलरेडी सॉल्व कर दी हुई है, हाँ यही थी इनइक्वालिटी जी। तो इसका क्या हमारे पास आया था, x इज़ लेस देन 3 होल 1/2, ये आई थी ना इसका सोल्यूशन जो था इनइक्वालिटी का। अब इसमें जो लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है, इसमें लिखा हुआ है x इज़ लेस देन 3.5, यानी कि अगर मैं नंबर लाइन पर उसको शो करूँ
तो ये देखें 1 है, ये 2 है, ये 3 है, राइट, ये 4 है, और यहाँ फ़र्ज़ करिए 0 और यहाँ पे -1, तो दिस इज़ x। तो 3.5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, दिस इज़ 3.5। तो लेस देन का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे पॉइंट कर देंगे, यानी कि जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरफ हैं, लेफ़्ट साइड पे, राइट, सारी की सारी, क्योंकि इससे लेस है। अब ये खुद इंक्लूड नहीं है, तो देखें इसमें जो लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा आ रहा है, ये सारे इंटीजर्स है ना, -1 0 1 2 3, इसमें जो लार्जेस्ट इंटीजर आ रहा है इस रेंज के अंदर कौन सा आ रहा है आपके पास, वो आ रहा है जी हमारे पास 3, राइट। सो दैट्स वाई द लार्जेस्ट इंटीजर in this range will be 3. Okay, next पे चलते हैं। Question number 7. Given that n is an integer and n is greater than 1, decide whether each statement is in the table is true or false. For each statement write true or false in the table। ठीक है, ये आपने true or false लिखना है इसके अंदर, टेबल में जो कॉलम्स हैं, ये जो आपके पास ब्लैंक्स स्पेसेस बनी हुई हैं, और फॉर ईच स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स लिख दिया। ठीक है जी, इफ़ यू राइट फॉल्स, अगर आप फॉल्स लिखते हैं तो गिव एन एग्जांपल टू जस्टिफाई योर डिसीजन, राइट। ओके, ये कह रहा है जी एन क्यूब इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये देखें, अगर मैं इसको वैसे सॉल्व करना चाहूँ एन क्यूब इज़ ग्रेटर देन 1, तो आप देख सकते हो कि इसमें, क्योंकि एन की वैल्यू जो है ना वो 1 से ग्रेटर है, कोई भी ले सकते हैं, चलें 2 ले लेते हैं। सो 2 क्यूब विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन 1, तो ये 2 क्यूब होता है 8 विच इज़ ग्रेटर देन 1, सो ये ट्रू है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब ट्रू आ रही, मैंने एग्जांपल से भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज ट्रू। ओके, नेक्स्ट है जी 1/n इज़ ग्रेटर देन 1/n²। तो 1/n अगर मैं लिखूँ और इसमें कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ विच इज़ ग्रेटर देन 1, चलें 2 ही कर लेते हैं या 3 कर लेते हैं, चलें ऐसे करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/3²। तो क्या क्या आ गया, 1/3 ग्रेटर देन 1/9, राइट। तो आप मुझे बताएं 1/3 क्या ग्रेटर है 1/9 से, ऑब्वियसली दीज आर रेसिप्रोकल्स। ठीक है, 3 का रेसिप्रोकल, ये 1 का 9 का रेसिप्रोकल है। तो इसमें डिनोमिनेटर की अगर वैल्यू बढ़ेगी तो वो नंबर एज ए होल छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये 1/9 है, ये क्या है, स्मॉलर है किससे, 1/3 से, राइट। तो ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, तो वी कैन राइट इट एज ट्रू। सही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। n-1 n+3 इज ऑलवेज ऑड, कहता है हमेशा ऑड आते हैं नंबर। तो n इंटीजर है देखें, तो और 1 से बड़ा है, तो चेक करते किसी भी एग्जांपल के लिए लेते हैं जी, मैं यहाँ लिखता हूँ जी n-1 इंटू n+3, राइट। चेक करते हैं, चलें कोई वैल्यू पुट करते हैं, जैसे 2 है, तो ये हो जाएगा 2-1, और ये कितना आ जाएगा 2+3, तो कितना है 2 × 1 1, और ये 1 × 5 इज़ 5, तो ये तो ऑड आ गया। ठीक है, और एग्जांपल पकड़ते हैं, जैसे कि मैं एक इवन नंबर ले रहा हूँ जी, चलें 3, सॉरी ऑड नंबर 3 ले लेता हूँ, n की वैल्यू 3 ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3-1 इंटू 3+3, क्या आ गया, 3-1 इज़ 2 और 3+3 इज़ 6, तो कितना आ गया 6 × 12, तो ये तो इवन नंबर बन गया। तो इसका मतलब है ये हर दफ़ा ऑड नंबर नहीं बन रहा, कभी ऑड बन जाता है कभी इवन, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, राइट। अब इसकी एग्जांपल दी जा सकती है, जैसे मैंने यही एग्जांपल लिखी है, फॉर n इक्वल्स 3 n-1 n+3 इक्वल टू 12, जो कि क्या इवन है। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। Question number 8a, the ratio of Sayyid's age to his mother's age is 2:7. Sayyid is 14 years old. ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ जी S है, और क्या है, S for Sayyid, M for mother। उनके जो रेशो है एज की कितनी है, 2:7 है, राइट। अच्छा, अगर सैयद की एज 14 लिख दी जाए तो इसकी मदर की एज क्या होगी, ये निकालना ना आपने, x। तो देखें ये सैयद की एज अगर बढ़ेगी तो मदर की ऑब्वियसली एज भी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन ये जो आपके पास लिखी ये एक्चुअल एजेस नहीं है बल्कि रेशो गिवन है, तो हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं एक्चुअल बनाना चाहूँ तो मैं इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ y से, एक तो ये सूरत है, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेशो ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं जी, सन और मदर की एजेस यहाँ पे और सन की मदर इस तरह, इक्विवेलेंट रेशियोज में यूज़ कर रहा हूँ, राइट। अच्छा जी,
तो अगर सन की एज की जो रेशो है वो 2:7 है, तो सन की एज दी दी है 14, तो मदर की एज निकालनी है, ये वाली चीज़, ठीक है। तो देखें ये 2 से 14 कैसे बना है, ऑब्वियसली 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह आप इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मदर की एज निकल सकती है, ठीक है। तो 7 7 ज़ार 49, सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ फातिमा's एज टू हर फादर इज 3:8 एंड टोटल ऑफ देयर एज इज 66 years, राइट। सो हाउ ओल्ड इज़ फातिमा। तो ये इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम करते हैं जी, फातिमा की एज लिखते हैं जी, ये फातिमा और दूसरा जी फादर, राइट। तो उनकी जो रेशो है वो क्या है, ये रेशो गिवन है, ठीक है। एक्चुअल एज बनाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि दोनों को एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आपके पास आ जाएंगी दोनों की एक्चुअल एजेस। अब एक्स निकालना है कैसे, एक चीज़ आपको दी हुई है वो है टोटल एजेस, सॉरी टोटल ऑफ देयर एजेस, वो कितना है 66 है। इसका मतलब क्या है कि इनको अगर मैं प्लस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, राइट। तो टोटल कितना है जी 66 है। तो इससे हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 3x प्लस 8x इज 11x इक्वल टू 66। अब आगे देखें जी x क्या आ जाएगा, 66 डिवाइड बाई 11 विच इज़ 6। तो आप देखें इसमें फातिमा की एज कौन सी है, क्योंकि फातिमा की एज निकालनी है, वो हो जाए 3x, राइट। सो वी कैन कैलकुलेट इट एज बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, 3x, so 3 times 6 is 18 years, right। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। Pencils are packed in a box. Each pencil has a diameter of 7 centimeter, sorry 7 millimeters. Correct to the nearest millimeter. So this is the accuracy, ठीक है, इसको बोलते हैं जी accuracy given है इसकी measurement की। अच्छा जी, write down the lower bound of the diameter of a pencil। अच्छा जी, इसमें अब आपने देखें लोअर बाउंड निकालना है। ये याद रखें कोई भी मेजरमेंट की जाती तो उसमें एक एक्यूरेसी होती है ऑब्वियसली, क्योंकि वो डिपेंड कर रही होती है किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जिससे आप मेजर कर रहे हैं उसको। तो हर इंस्ट्रूमेंट की कोई ना कोई एक्यूरेसी होती है, तो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज़ किया गया फॉर मेजरमेंट, उसकी एक्यूरेसी है 1 mm, नियरेस्ट मिलीमीटर 1 mm, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी कितनी है, 1 मिलीमीटर है, राइट। अच्छा, अब 1 mm की अगर एक्यूरेसी है तो इसमें कम से कम वैल्यू क्या आ सकती है या ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हमको तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड। तो अगर फर्स्ट करें, ये देखें 7 mm इसकी है जी, आप समझ लें कि इसकी जो डायमीटर है, ठीक है, जो मेजरमेंट ली गई है, तो इसकी जो मिनिमम मेजरमेंट आ सकती है वो होती है जी लोअर बाउंड, और जो मैक्सिमम आ सकती है वैल्यू वो क्या है जी अपर बाउंड, राइट। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये इसकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। तो एक्यूरेसी का कितना स्पैन है, 1 mm का है सारा। तो लोअर बाउंड निकालने के लिए करते क्या है, 1 mm के दो पार्ट्स करते हैं, ठीक है जी, यानी कि हाफ से 2 से डिवाइड कर देते हैं और फिर प्लस कर देंगे। तो क्योंकि देखें 7 में अगर आप प्लस कर दोगे तो कितना 0.5 mm यानी कि उसका हाफ, तो अपर बाउंड हो जाएगा। अगर आप माइनस कर दोगे 0.5 तो आ जाएगा लोअर बाउंड, राइट। तो इसे हाँ हमने निकालना लोअर बाउंड, तो हमने करना है क्या जी, लोअर बाउंड विल बी इक्वल टू व्हाट, द एक्चुअल जो वैल्यूज कैलकुलेट वो आपको दी हुई मेजर्ड वैल्यू, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे इसको, इस एक्यूरेसी का हाफ को, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर दे एक्यूरेसी को, तो वो हाफ आ गया। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल बी 7 माइनस 0.5, तो ये आ जाएगा जी 6.5 mm। अगर वो कहता है जी अपर बाउंड चाहिए तो फिर हम प्लस करते, राइट। सो दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ द बॉक्स दैट कैन ऑलवेज होल्ड 8 पेंसिल्स साइड बाय साइड, ठीक है। तो इसमें आपने देखें, अगर आप देखो इसमें कितनी पेंसिल्स आ रही हैं, तो आप 8 पेंसिल्स को आपने होल्ड करना, यहाँ पे तो 3 नज़र आ रही हैं, ठीक है 3। तो अगर आप 8 पेंसिल्स को होल्ड करते तो आप बताओ भाई कितनी स्मॉलेस्ट विड्थ आएगी बॉक्स की, ये वाली विड्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें स्मॉलेस्ट निकालनी है, इसका मतलब कम से कम आए तो फिर हमें, क्योंकि देखें यहाँ पे आप गौर करो तो ये विड्थ इस पर डिपेंड कर रही है हर पेंसिल के डायमीटर के ऊपर, राइट। अगर आप डाई ऐड करते जाएंगे तो विड्थ निकल आएगी टोटल बॉक्स कितनी चाहिए उनको पैक करने के लिए, राइट। तो अगर हमें कम से कम वैल्यू चाहिए, इसका मतलब क्या है, वो जो डायमीटर्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए, यानी कि उनकी हम लेंगे लोअर बाउंड्स। तो कितनी पेंसिल्स हैं, 8 पेंसिल्स हैं, तो आप ऐसा करें 8 टाइम्स कर लें लोअर बाउंड ऑफ डायामीटर, राइट, क्योंकि आपने 8 पेंसिल्स को करना है होल्ड। सो 8 मल्टीपल लोअर बाउंड ऑफ डायामीटर कितना है वो भी आपने निकाला, दैट इज 6.5 mm।
जिससे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा जी 8 6 आर, ये देखें मैं कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहा, 8 6 आर 40 आ गया, 4 कैरी, सो 8 6 आर 48, तो कितना आ जाएगा 52। और ये चूँकि पॉइंट के पास 1 डिजिट है तो ये डिजिट्स यहाँ से इधर आ जाएगा पॉइंट, राइट, सो इट विल बी 52 mm। सही है। और आंसर आपने देना है 65 सेंटीमीटर्स के अंदर, तो इसका मतलब इसको किससे डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm होते हैं, ठीक है। सो 52 डिवाइड बाई 10 विल गिव यू द आंसर इन सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 5.2, राइट। जी 5.2। अच्छा कुछ आ गए अरिथमेटिक से सिंपल। evaluate one decimal number that is 0.2 multiply by the second decimal number 0.06। तो डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसका बहुत आसान तरीका है कि आप ऊपर नीचे रख मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे हमने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है। दूसरा है कि आप इसका पॉइंट रिमूव कर दें और फिर मल्टीप्लाई कर दें नंबर्स को, और जो नीचे आएगा 100 या 1000 उससे डिवाइड कर दें, राइट। तो दो तरीके हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मैं सिंपल जो आपने सीखा वो कर रहा हूँ। 0.2 का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 0.06 से, राइट। सो 6 2 12 आ गया, 1 कैरी 6। अभी आप पॉइंट को भूल जाएं, ठीक है, बाद में पॉइंट को देखेंगे। 6 0 0, तो 0 + 1 इज 12, राइट। क्रॉस लगाएं एक, 0 × 2 इज 0, 0 × 0 0, फिर आप दो क्रॉसेस लगेंगे, राइट। एंड 0 × 2 इज 0, 0 × 0 0। अब नीचे इसको प्लस कर दें, 2 आ गया, 1 + 0 1, और 0 0 0 0। अब आपने करना है कि जी पॉइंट के बाद डिजिट्स को काउंट करें। तो इस पॉइंट के बाद जो इस डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और नीचे वाले डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो टोटल कितने नंबर ऑफ डिजिट्स बन गए, 3 डिजिट्स, राइट। तो ये जो सारे डिजिट्स हैं ये कितने बन गए, 3, ये वाले। तो अब आपने पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट करना है, बिल्कुल एंड से लेके आए 1 2 और 3, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। समझ आ गई है। तो द आंसर विल बी 0.012, ठीक है। दूसरा क्या मेथड था, वो ये था कि मैं इनके पॉइंट्स को रिमूव कर देता, इसका मैं पॉइंट रिमूव करूंगा तो पॉइंट के जगह 1 आ जाएगा और जितने नंबर ऑफ डिजिट्स उतने जीरोज आ जाएंगे, राइट। इसी तरह इसका साथ भी ऐसे ही करते, 6 ओवर क्या आ जाएगा, पॉइंट की जगह 1 आ गया और पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स के उतने जीरोज बन गए। तो देखें 6 2 आ जाएगा 12 और 12 डिवाइड बाई 1000। अब 1000 में 3 डिजिट्स होते हैं, जीरोज हैं सॉरी, तो आपने एंड से पॉइंट को शिफ्ट करना है कहाँ पे, 1 2 और 3। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसमें से 0 ऐड कर दें, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो आंसर इज सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 डिवाइडेड बाय 0.01। अब डिवीजन में आसान तरीका जगह पॉइंट को रिमूव कर दें। जब मैं पॉइंट को रिमूव करूँगा ये वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, पॉइंट की जगह 1 आ गया और जितने नंबर डिजिट उतने जीरोज आ गए। तो मेरे पास बचा क्या, 3/1, क्योंकि 0 0 1 का मतलब 1 है, मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट गिव्स यू 300, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 1/3 पावर है इसकी, ठीक है। तो ये जो क्यूब रूट है लेना आपने बेसिकली, क्योंकि पावर 1/3 का मतलब क्यूब रूट। तो क्यूब रूट लेने के लिए आपको पहले सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 27 को आप करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। सो 3 पे जाएगा, 3 9s are, 3 3s are, एंड देन 3 1s are 3। तो कितना आ गया जी, 3 क्यूब आ गया। सो 27 कैन बी रिप्लेस विथ 3 क्यूब। और यहाँ पे पावर कितनी है जी, 1/3। देखें इसमें ये आपने करना होगा, आप क्यूब रूट ले रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो आपने उसके 3 3 के ग्रुप्स बनाने हैं। तो देखें वो ऑलरेडी एक ही ग्रुप बना है, यानी कि पावर 3 के ग्रुप्स बनने चाहिए। तो देखें ये 3 पावर जो है ना इससे कैंसिल हो गई है, तो क्या बचा हमारे पास 3। सो आंसर इज 3, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ, एक सर्कल दिया हुआ, राइट। सो द डायमीटर शोज 2 सर्कल्स, बल्कि 2 सर्कल्स हैं, एक अंदर है और एक बाहर है, बोथ विद सेंटर O, ठीक है। इन दोनों का जो सेंटर है वो क्या है, ये O पॉइंट है। सो सी डी इज अ डायमीटर। तो इसमें जो देखें सी डी डायमीटर किसका है, ये डायमीटर जो है ना ये एक छोटे सर्कल का है, राइट, ये वाला, एंड ऑफ द स्मॉल सर्कल, एंड ए बी इज द डायमीटर ऑफ द लार्ज सर्कल, ठीक है। और इसमें जो ए बी है दैट इज द डायमीटर ऑफ द लार्ज सर्कल, गॉट इट। नेक्स्ट, यूजिंग द congruent triangles show that BD equals AC। तो आपने शो करना है कि BD जो है ना वो इक्वल है AC के। तो इसमें कॉन्ग्रुएंसी यूज़ करनी है जी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके अंदर 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो उनके साइड्स इक्वल होंगी, साइड साइड साइड,
यहाँ हो सकती है एक दो साइड्स और वन एंगल हो सकता है, या फिर दो एंगल और एक साइड जो है ना वो इक्वल हो सकती है। तो ऐसी ट्राइंगल्स को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे देखते हैं, वो कह रहे हैं कि ये इसके अंदर आपने कॉन्ग्रुएंसी यूज़ करनी है और शो करने है कि बी डी जो है ना वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। बी डी कौन सी लेंथ है, बी डी एक बाहर वाली लेंथ है, ये आपको नज़र आ रही है, और इसी तरह ए सी ये है। तो हम इसमें दो ट्राइंगल यूज़ कर सकते हैं। दो ट्राइंगल्स आपको नज़र आ रही हैं, एक आ रही है ओ सी ए, दूसरी है ये ओ डी बी। तो इनकी कॉन्ग्रुएंसी चेक करते हैं, यानी कि इनके अंदर जो करस्पॉन्डेंस है वो देखते हैं क्या है। तो देखें, ओ सी इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, स्मॉलर सर्कल, और इसी तरह ओ डी भी सर्कल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये, हम पहले कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं इन ट्राइंगल। कौन कौन सी ट्राइंगल ले रहा हूँ जी मैं ले रहा हूँ जी ओ सी ए, राइट, और दूसरी ले रहा हूँ जी ओ डी बी, राइट। ट्राइंगल, ट्राइंगल का भी लिखते हैं साइन। तो कॉन्ग्रुएंसी सबसे पहले मैंने निकाली कि इनके दरमियान जो है ना वो इक्विवेलेंस आई है, एक ओ सी और दूसरा ओ डी। सो ये है ओ सी ए के अंदर, तो आई कैन राइट ओ सी इक्वल टू ओ डी, राइट। रीज़न भी साथ लिख दे, बोथ आर रेडियाई ऑफ स्मॉलर सर्कल, राइट। अच्छा जी, ये तो ये हो गया प्रूव। उसके बाद क्या है जी, अब देखें ओ ए, ये ओ ए है, ये सेकंड साइड है और ये रेडियस है लार्ज सर्कल का, ठीक है। और ओ बी ये इस ट्राइंगल के अंदर आ रही है, ये भी लार्ज सर्कल का रेडियस है। सो आई कैन राइट इट एज ओ ए इक्वल टू ओ बी। रीज़न क्या होगा, बोथ आर रेडियाई ऑफ लार्ज सर्कल। ठीक है, आगे जी, दो तो साइड्स हो गई हैं, यानी कि अभी आपको यहाँ तो आपको एक एंगल प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा हो सकता है जी, आप अगर एंगल नहीं है तो फिर तीसरी साइड प्रूव होनी चाहिए। तीसरी साइड तो वैसे आपने खुद ही उसने क्या कि शो करनी है। ठीक है, वो कैसे आएगी, तो पहले एंगल चेक करते हैं, क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंसी असल में प्रूव करना चाह रहे हैं, किसी तरह आ जाए। तीसरी साइड तो वो प्रूव करनी पड़ेगी बाद में, ठीक है ना, जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगी। तो इस वजह से मैं ये एस एस तो अब इग्नोर कर रहा हूँ, मैं एस एस या डबल एस की तरफ आता हूँ। क्योंकि अब दो साइड्स हो चुकी, तो सिर्फ एक एंगल को आपको प्रूव करना है कि वो इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो उसका तरीका क्या हो सकता है, ये अगर आप और देख रहे हैं, ये वाला जो एंगल है, सॉरी ये वाला, दिस एंगल, दिस शुड बी इक्वल टू दिस। क्या रीज़न है, अगर आप देखें ये एक दो लाइन से क्रॉस बन रहा है, तो ऐसे एंगल जो क्रॉस की शक्ल में बिल्कुल आमने सामने होते हैं, इनको हम बोलते हैं जी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो वेन एवर टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, द ऑपोजिट एंगल्स आर कॉल्ड द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड दे आर इक्वल ऑलवेज। सो आई कैन राइट, ये जो एंगल्स हैं क्या है, इसका बन रहा है, ये बन रहा है जी हमारे पास सी ओ ए, और इसका क्या बन रहा है, डी ओ बी। सो एंगल सी ओ ए इक्वल टू एंगल, क्या था नाम जी, डी ओ बी, राइट। रीज़न क्या लिखनी है जी, डी ओ बी है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, चलें जी, अब ये तीनों हो गए, इसका मतलब कौन सा पॉस्टुलेट हुआ जी, साइड एंगल साइड प्रूव्ड, हैंस ट्राइंगल ओ सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ डी बी। ठीक है, जब अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उनकी दो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कोई सी दो, वो इक्वल होती हैं। इसका मतलब ये वाली साइड्स भी फिर इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। सो आई कैन राइट इट एज बी डी इज इक्वल टू ए सी, हैंस सो बी डी इक्वल टू ए सी। रीज़न भी लिखेंगे, corresponding sides of congruent triangles। ठीक है, ट्राइंगल्स का नाम लिख दें तो लिख दें, कौन सी ट्राइंगल है जी,
और डी बी ट्राइंगल है एंड ओ सी ए, तो ये हो गया जी इसका रीज़न। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, इन द डायग्राम द रीजन आर, ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है, इज बाउंडेड बाय द लाइंस ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो ये देखें ये रीजन जो है ना कैसे बना हुआ है, दो तीन लाइन फोर लाइंस है, कौन कौन सी, एक ए बी है, एक बी सी है, सी डी है, और जो चौथी है फोर्थ है वो कौन सी है जी, डी ए। राइट, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का मिड पॉइंट आपने फाइंड करना है। देखें मिड पॉइंट डिपेंड करता है उनके एंड पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, तो इस लाइन का जो मिड पॉइंट निकालने के लिए जो दो एंड पॉइंट्स हैं, ये बी है, ये पता होना चाहिए, और ये आपको नज़र आ रहा है। देखें यहाँ से आप गौर करो तो ये कितना आ रहा है, इट इज़ 3 8, राइट। ये देखें एक्स पे 3 है और वाई पे 8 है। और इसी तरह अगर आप इस ए को देखें तो एक्स पे कितना आ रहा है, 0 है, और वाई पे 5 है, सो इट विल बी 0 5। ठीक है, दो पॉइंट्स जब निकल आते हैं इनका मिड पॉइंट आप फाइंड कर सकते हो। सो द मिड पॉइंट्स इज इक्वल टू द, इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। ये होता है जी मिड पॉइंट का फॉर्मूला ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो इसमें अब आपके पास दो पॉइंट्स आ चुके हैं, कौन कौन से, x1 y1 x1 x2, यानी कि 0 प्लस 3 कर लेते हैं जो x कोऑर्डिनेट्स हैं। सो इट विल बी 0 प्लस 3 ओवर 2, और जो y हैं वो क्या है जी, y कोऑर्डिनेट इसका 5 और इसका 8 है, सो 5 प्लस 8 over 2, right? So we're left with 3 over 2 is 1.5, or 13, 5 plus 8, 13 over 2 is 6.5. So this will be the midpoint of AB. Okay, next part. Region R is defined by the four inequalities. One of these is y less than x plus 5. तो एक उसने बता दी है, बाकी 4 जो है ना आपने निकालनी है। राइट डाउन द अदर 3, सॉरी अदर 3 जो है ना आपने फाइंड करनी, एक बता दी है 4 में से। चलें ये जो बताई है ना उसको पहले मेंशन कर लेते हैं। दिस इज़ y लेस दैन x प्लस 5। तो y लेस दैन x प्लस 5 अगर आप देखो तो इसका जो ग्रेडियंट है इस लाइन का, ये आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द पॉजिटिव ग्रेडियंट, क्योंकि इसके साथ 1 लिखा हुआ x के साथ, राइट। क्योंकि अगर आप देखो असल में जो इक्वेशन है वो क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो इसमें ग्रेडियंट ये होता है जो x से मल्टीप्लाई कर रहा होता है, इफ़ y इज़ अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें देखें 1 आ रहा है, इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव ग्रेडियंट लाइन क्या करती है, राइज कर रही थी। इसका मतलब इसमें राइज करने वाली कौन सी लाइन है, ये तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये दोनों, ये भी वर्टिकल है। तो इसका मतलब जो ए बी है, दिस विल बी द y माइनस y लेस दैन x प्लस 5 लेस दैन इक्वल टू। तो इनइक्वालिटी तो हमने शो कर दी है, बाकी जो रह गई हैं उनकी निकालनी है। ठीक है, तो इसमें बहुत आसान है, अगर आप इसको गौर करें, ये क्या है, वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन क्या होती है जी, x इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू। तो वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, जो ये आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, जो x की वैल्यू है विच इज़ 3। तो इक्वेशन ये बन गई। तो इनइक्वालिटी क्या बनेगी, देखें रीजन इस तरफ को है, लेफ्ट साइड को है रीजन, तो इसका मतलब है यहाँ ये जो वैल्यू है x की वो 3 से छोटी है, यहाँ स्मॉलर है, राइट। इस तरफ क्या है, स्मॉलर वैल्यू। सो आई कैन राइट द इनइक्वालिटी इज x इज लेस देन इक्वल टू 3। सही हो गया। अब आगे चलते हैं, ये वाली लाइन, दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल थी हमने देखे इसमें। हॉरिजॉन्टल लाइन का जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू। तो वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, जहाँ से लाइन पास कर रही होती है y एक्सिस को, यानी y इंटरसेप्ट, तो वो 4 है। अब ये देखें रीजन, देखें ज़रा इसका रीजन किस तरफ है, ऊपर की तरफ है इससे। तो ऊपर का मतलब क्या है, ये 4 से अबव है, राइट। ये देखें ना, ये 4 है, इससे नीचे 4 से नीचे छोटी वैल्यूज़ आ रही हैं, इससे अबव ऊपर आ रही हैं। सो द रीजन विल बी डिफाइंड विद दिस y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, दूसरी इनक्वालिटी भी आ गई। अब रह गई थर्ड, ये वाली। तो दिस लाइन इज ऑल्सो वर्टिकल लाइन, तो ये किस पे डिपेंड करेगी, सॉरी यहाँ भी क्या होगा, x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है। तो बेसिकली ये y एक्सिस की लाइन है, तो वो होती है जी x इक्वल टू 0। इससे इनक्वालिटी क्या बनेगी, कोई रीजन जो है ना वो इस तरफ है, ये r जो रीजन है, ठीक है इसका, तो इस तरफ क्या वैल्यू कर रही है x की, बढ़ रही है 0 से कि कम हो रही है, ऑब्वियसली बढ़ रही है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी इसकी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ये होगी थर्ड इनइक्वालिटी।
तो ये सारी तीनों इनक्वालिटी मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे। एक है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरी कौन सी थी, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, राइट। और एक और थी ये वाली जी, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two families ordered three basic food items from their local shop. The Jones family ordered one bag of sugar, 4 cartons of milk, and 3 loaves of bread. Right? ये सारा ना देखें 1 4 3, ये देखें 1 4 और 3, ये लिखा हुआ मैट्रिक्स की फॉर्म में, राइट। और जो दूसरा बंदा है वो है सिंह। सो सिंह फैमिली ऑर्डर्ड नो शुगर, नो शुगर मीन ज़ीरो, ये देखें ज़ीरो लिखा हुआ है, 3 cartons ऑफ मिल्क एंड 5 loaves ऑफ ब्रेड। तो ये कॉलम्स की फॉर्म में जो है ना ये डाटा सारा लिखती है, राइट, फॉर ईच फैमिली। So their orders can be represented by the matrix A, where this 1 4 3 and 0 3 5. The cost of a bag of sugar is 80 cents, and the cost of carton of milk is 50 cents, and the cost of loaf of bread is 40 cents. ठीक है, इनकी कॉस्ट अलग अलग लिखती है, किस किस की लिखी है, 1 शुगर बैग की, 1 कार्टन मिल्क की, और 1 loaf of bread की। ठीक है, सो दिस इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंट बाय द मैट्रिक्स बी, जो कि ये नज़र आ रही है, दिस वन। दिस इज़ एक्चुअली ये रो मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, वर्कआउट बी टाइम्स ए, तो आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना दोनों मैट्रिसेस को। तो बी टाइम्स ए इसको ऑर्डर में लिखना है, फर्स्ट बी यानी कि 80 50 एंड 40, राइट। और द सेकेंड मैट्रिक्स इज ए विच इज़ 1 4 3 फॉर द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम इज 0 3 एंड 5। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम सबसे पहले रूल आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि हम करते हैं जी रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स। अब देखिए इसमें एक ही रो है, राइट, रो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, और वो मल्टीप्लाई करेगी फर्स्ट कॉलम से एंड देन सेकंड कॉलम से। ठीक है, तो बहुत आसान है कैलकुलेशंस, सिंपल आपने ये करना है, ये 80 मल्टीप्लाई करेगी फर्स्ट एलिमेंट के साथ, देन प्लस 50 टाइम्स 4, देन 40 टाइम्स 3। ये देखें ये हो गया फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। अब आगे थोड़ा सा गैप दे दें, ठीक है, एंड देन फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, सो फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, ये 0 50 40 टाइम्स 5। ठीक है, ये आपके पास एक नई मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, सो 80 टाइम्स 1 इज 80 प्लस 50 इंटू 4 इज 200 प्लस 120, ये कितना आ गया जी, 80 इंटू 0 इज 0 प्लस 150 प्लस 200, राइट। चलिए इनको सिंप्लीफाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 80 प्लस 200 कितना आ जाएगा, 280 प्लस 120 400 आ गया। ठीक है, फर्स्ट जो एलिमेंट है, 150 प्लस 200 इज 350। So this will be the matrix we get. Okay, next, what does this matrix B times A represents? अच्छा, अगर आप गौर करें, ये जो मल्टीप्लिकेशन हुई है ये क्या थी हमारे पास असल में, ये थी प्राइसेस 80 50 और 40 सेंट्स में। ठीक है, तो हमने ये जो प्राइसेस हैं किससे से मल्टीप्लाई किया, ये जो 80 है मल्टीप्लाई किया है किसके साथ, ये देखें उसकी प्राइस के साथ, 50 जो है ना वो यानी 80 मल्टीप्लाई किया है शुगर बैग के साथ, यानी इतने नंबर ऑफ शुगर बैग्स हैं उसकी प्राइस मल्टीप्लाई कर गई। ठीक है, और 50 जो है ना वो क्या प्राइस थी असल में, मिल्क के प्राइस थी, वो मल्टीप्लाई कर गई किसके साथ, नंबर ऑफ मिल्क कार्टन के साथ, और 40 मल्टीप्लाई कर गया 3 के साथ, यानी 40 क्या चीज़ है, द कॉस्ट ऑफ द ब्रेड, राइट। और वो कितनी ब्रेड्स हैं, लॉफ ऑफ ब्रेड थी वो 3 थी, तो इस तरह हमारे पास कॉस्ट निकल आई है ये सारी। और देखें फिर बाद में ये ऐड भी हो गई है, देखें यहाँ पे एडिशन भी हुई है। एडिशन का मतलब है कि सारी की सारी कॉस्ट निकल आई है उस फैमिली की जो फर्स्ट फैमिली थी, राइट। इसी तरह ये दोबारा वही कॉस्टिंग जो थी मल्टीप्लाई की है सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम जो है ना वो सिंह फैमिली का है। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स, तो इस वजह से ये जब बाद में ऐड भी हो गई है, इसका मतलब ये जो निकली है 350 और ये जो 400 है ये पहली फैमिली की निकली है। ठीक है, और ये सेकंड फैमिली की। सो आई कैन राइट इट एज मैट्रिक्स बी ए represent the total
एक्सपेंसेस कह लें, एक्सपेंस ऑफ John's family and the total expense of Singh's family. ठीक है, चलिए जाके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 14. Ida keeps a record of time spent on the internet each day. Her results are summarized in the table. तो ये देखें, ये टेबल में आपको ग्रुप डाटा की फॉर्म में लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये फ्रिक्वेंसी मतलब ये नंबर ऑफ यानी कि तादाद लिखी हुई है सबकी. ठीक है, यानी कि ईच डे, रिकॉर्ड ऑफ टाइम स्पेंड इंटरनेट ईच डे, राइट. तो 4 का मतलब ये है कि 4 ऐसे डेज थे जिसमें उसने जो इंटरनेट यूज़ किया वो किया 0 से लेकर 10 मिनट्स तक, राइट. और बाकी 20 डेज ऐसे थे जो उसने इंटरनेट यूज़ किया 10 से लेकर 30 मिनट्स तक. बाकी 30 to 60 मिनट्स उसने यूज़ किया 39 डेज़, ऐसा हुआ. और 60 to 100 उसने यूज़ किया 32 डेज़ में. यानी 32 ऐसे डेज़ थे जिसमें 60 to 100 उसने मिनट्स यूज़ किए हैं इन इंटरनेट सर्फिंग, राइट. और सिमिलरली 6 ऐसे डेज़ थे. टोटल डेज़ कितने हैं जी? जितने भी थे आई थिंक शायद आप इसको ऐड कर सकते, निकाल सकते टोटल. ठीक है, टोटल 6 ऐसे डेज़ थे उसके अंदर उसने 100 से लेके 120 मिनट्स के दरमियान उसने इंटरनेट यूज़ किया है, राइट. हर डे में ऐसा हुआ है 6 डेज़ में. सो ऑन द एक्सेस बिलो ड्रॉ हिस्टोग्राम टू शो दीज रिजल्ट्स. तो देखिए ये फ्रिक्वेंसी हमेशा लगती है कहाँ पर? वाई एक्सिस के अलॉन्ग. और ये जो डेटा टाइम है ये हम लगाएंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस में, राइट. तो सबसे पहले है 0 से 10 है, देन 10 to 30. अच्छा, यहाँ पे हमने देखें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी दी हुई है, जबकि यहाँ पे लिखा है फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है ना वो आपको फाइंड करनी पड़ेगी. तो ये ज़रा फार्मूला लिख लें जी. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकलती है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ, राइट. ये फॉर्मूला है, ये यूज़ करते हैं हम. तो इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करनी है तो क्लास विड्थ वहाँ जगह डिवाइड कर देगी. सो वी कैन राइट इट एज फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. ठीक है, अब इस फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के लिए मैं एक अलग से कॉलम बना रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, ताकि मैं वैल्यूज़ यूज़ कर सकूँ. से दिस इज़ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, राइट. ओके, आपने करना क्या है? देखें, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देना क्लास विड्थ. क्लास विड्थ में आपको नज़र क्या आ रही है? देखें 0 से लेकर 10 तक जो विड्थ आ रही है वो 10 माइनस 0, यानी कि इसका आ जाएगा 10 माइनस 0. क्लास विड्थ की आ गई 10, राइट. इसमें कितनी आ जाएगी? 30 माइनस 10 इज़ 20. और देन 60 माइनस 30 इज़ 30. नेक्स्ट 100 माइनस 60 40. ठीक है, और लास्ट वाली है जो 120 माइनस 100, इट विल बी 20. तो ये सारी क्या क्लास विड्थ्स आ गई. ठीक है, आपने करना है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को डिवाइड, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करने के लिए फ्रीक्वेंसी को क्लास विड्थ से डिवाइड करना है. ठीक है, तो ये देखें 4 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना आ जाएगा? 4 डिवाइड बाई 10 0.4 आ गई. ठीक है, अगली क्या है जी? 20 डिवाइड बाई 20, 20 ओवर 20 आ जाएगा 1, राइट. नेक्स्ट 39 ओवर 30, तो आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.3. ठीक है, देखें ना ये 0 है तो मैं 3 पर डिवाइड करूँ 13 आ जाएगा, बाकी 10 बच गया तो 13 ओवर 10 इज़ 1.3. नेक्स्ट इज़ 40 ओवर 32, सॉरी 32 ओवर 40, तो इसका आ जाएगा आंसर 0.8 बिकॉज 4 8 आर 32, तो बाकी 10 बच गया ना तो 0.8 आ जाएगा. नेक्स्ट इज 6 ओवर 20, तो 6 ओवर 20 क्या आ जाएगा मेरे पास? 10 रहने दें, 2 पर डिवाइड 3 आ जाए, सो 0.3 विल बी योर
फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ठीक है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज आ गई हैं। तो आपने बार्स बनानी है इन हाइट्स की, ठीक है, फॉर ईच कैटेगरी। तो 0 से 10 जो है ना वो उस रेंज के अंदर देखते हैं। 0 से 10 0.4 है, राइट। तो 0 से 10 ये देखेंगे, 10 का सेंटर बनेगा 0 20 का, तो 0.4 इधर। तो आपने स्केल से ड्रॉ करनी है, फर्स्ट आ गई, ठीक है। आपने स्केल यूज़ करने हैं इसके लिए। नेक्स्ट, तो 1 हाइट है और नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, 10 से 30 जी। 10 से 30 देखें, ये 30 है, राइट। और उसकी जो विड्थ बन रहा है, इसका जो हाइट बन रही है 1 है। तो ये बार मिली हुई और दूसरी बार के साथ जो है ना वो क्या कर गई है, ज्वाइन कर गई है, ठीक है। सही है। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट है, हाइट है जी 1.3 और 30 to 60 है। सो 30 to 60 1.3। ये 30 और 60 ये हो गया, ठीक है। So where is 1.3? देखें 1.3 should be in the center of 1.2 and 1.4, right? यहाँ तक आ गया, ठीक है, सेंटर ही आता है। ओके नेक्स्ट, 0.8 है 60 to 100, राइट। 0.8 0.8 60 to 100, तो ये 100 है। ओके, द लास्ट वन इज 0.3 100 to 120। तो इसमें देखिए 0.3 शुड बी इन द मिडल ऑफ 0.2 एंड 0.4, राइट। तो ये मिडल आ गया। सो दिस विल बी योर आंसर। यानी कि ये इस तरह आपने जो है ना हिस्टोग्राम जो है ना वो ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये ज़रा दोबारा देख लें हिस्टोग्राम जो कंप्लीट की है। ये सारी हाइट्स थी और उनके दरमियान जो क्लास फिट्स बनी हुई हैं, ठीक है, ईच क्लास के लिए। नेक्स्ट, अहमद गोज शॉपिंग। In one shop, he buys shorts for $26.84 and a shirt for $13.97. How much does Ahmed spend altogether? Altogether mean दोनों का sum obviously, ठीक है, आपने फाइंड करना है। सो जस्ट आपने इनको प्लस करना है। सो 26.84 प्लस 13.97। देखें जब भी एडिशन करते हैं ना डेसिमल नंबर्स की, तो आपने पॉइंट्स को अलाइन करना है, फिर डिजिट्स लिख देने हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने पॉइंट को अलाइन किया पॉइंट के साथ। सो 4 + 7 इज़ 11, 1 कैरी। 1 + 8 9, 9 + 18 1 कैरी, ये पॉइंट वैसे ही आ जाएगा। 1 + 6 7, 7 + 3 10 और 1 कैरी। 1 + 2 4 3 4 3 + 1 4। तो ये ऑल टुगेदर यानी टोटल जो उसने स्पेंड किया हुआ है $40.81, राइट। ओके नेक्स्ट, इन अनदर शॉप ही बाइज 15 पोस्ट कार्ड्स एंड 46 फॉर 46 सेंट्स ईच। यानी हर पोस्ट कार्ड की जो कीमत है यानी कि प्राइस है वह 46 सेंट्स की है, यानी $0.46। 46 सेंट्स को हम कह सकते हैं 0.46 इन डॉलर्स, क्योंकि 1 डॉलर में कितने सेंट्स होते हैं जी, 100 सेंट्स, ठीक है। ये सेंट डॉलर, 1 डॉलर में 100 सेंट्स होते हैं, ठीक है। ओके, सो कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट इन डॉलर्स फॉर द पोस्ट कार्ड्स। तो 15 पोस्ट कार्ड्स खरीदे हैं, कितने एक या ना वो 0.46 का है डॉलर्स में, क्योंकि मुझे आंसर डॉलर में चाहिए, मैंने डॉलर में कन्वर्ट कर दिया है। सो इट्स वेरी इजी, जस्ट मल्टीप्लाई 15 इंटू 0.46।
अब ये दोनों डेसिमल नंबर्स हैं तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखें जी। 15 है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 0.46, राइट। 6 5 30, 3 आ गया, 6 1 6 और 9 आ गया, ठीक है। एंड देन 4 5 20, 2 कैरी, 4 1 4, 4 + 1 is 6, 4 + 2 is 4 × 1 is 4, 4 + 2 6 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब दो क्रॉसेस लगेंगे, ये है 0, 0 × 5 is 0, 0 × 1 is 0। लेकिन 0 आ गया, 9 आ गया, 6 और 0। अब पॉइंट कहाँ मिलेगा, पॉइंट के बाद डिजिट्स काउंट करें, वो ऑब्वियसली आपको नज़र आ रहे हैं, एक ही डेसिमल नंबर है, दो दो हैं, तो यहाँ से एंड से स्टार्ट करें, यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है। सो आंसर इज 0 नहीं, 0 तो पीछे है, तो यह आ जाएगा 6.90 इन डॉलर्स, राइट। Okay, next, the rate of exchange between the pounds and the dollars was 1 pound is equal to $2.50। so ये exchange rate है जैसे कि करेंसी के अंदर होता है, ठीक है। अगर आप किसी भी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उसी करेंसी में आपको कन्वर्ट करनी पड़ती है अपनी लोकल करेंसी, ठीक है। तो वो हर करेंसी का अलग एक्सचेंज रेट है। जैसे वो कह रहा है अगर आप 1 पाउंड देते हो तो वो आपको कितने देगा, उसके रिटर्न में $2.50 देगा, तो ये एक्सचेंज रेट गिवन है। सो कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द पोस्ट कार्ड्स इन पाउंड्स। तो आपने पोस्ट कार्ड्स जो कि डॉलर्स में अभी निकाली है, टोटल कॉस्ट कितनी निकली है, 6.90। अगर इसको हम पाउंड्स में कन्वर्ट करें इस कॉस्ट को, तो वो क्या आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। जो कॉस्ट है वो आपने पहले लिख देनी है डॉलर्स में, जिसको हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देनी है एक ऐसी कन्वर्जन रेट के साथ जो कि दिया हुआ है। तो लिखना क्या, देखें डॉलर्स ऊपर है ना, आपने इस डॉलर को कैंसिल करवा के पाउंड्स लाने हैं, ठीक है ना। तो पाउंड्स को इस से मैं ऊपर लिख रहा हूँ ताकि कैंसिल ना हो, और डॉलर को नीचे लिख रहा हूँ ताकि कैंसिल हो जाए, राइट। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस 1 पाउंड इक्वल्स $2.50, ठीक हो गया। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमारे पास सिर्फ आ जाएगा 6.90 ओवर 2.50, किस में आएगा, पाउंड्स में ऑब्वियसली आएगा, सही है। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करेंगे, डिवीजन करनी है, देखते हैं। अगर मैंने डिवाइड करना हो 6.90 डिवाइड बाई 2.50, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, तो हमें ऑब्वियसली वैसी कैंसिलेशन करनी पड़ेगी। ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो ये पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। यानी मतलब ये कि हम दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 के साथ, इधर भी और इधर भी। तो यह क्या आ गया मेरे पास, 690 ओवर 250 रह गया, ठीक है, समझ आ गई, ये पॉइंट रिमूव हो गया। अच्छा जी, तो अब इस पर कटिंग कुटिंग करते इतनी मैक्सिमम पॉसिबल है। पहले मैं 10 पे करता हूँ, ये 0 कैंसिल हो गया, राइट। अब आ जाए मेरे पास 69 ओवर 25। अब ये दो नंबर्स डिवाइड नहीं होते, तो हम फिर भी डिवाइड करेंगे, मैं आंसर डेसिमल में चाहिए। तो ये लिखें जी, 69 अंदर लिखें, 25 बाहर। सो 25 × 2 is 50, कितना आ गया, 19। अब आपको देखें 19 छोटा हो गया, रिमाइंडर आ गया। इसको मज़ीद डिवाइड करना हो तो आपको पता है क्या करना पड़ता है, डेसिमल लगाएंगे और ये एक 0 आ जाएगा, एंटर। अब देखें 25 किस पे जाएगा, हाँ जी 25 5s are 175, राइट। 5 नहीं, सॉरी, यस 25 7s are, तो 2.7 रह गया यहाँ पे, तो कितना आ गया, ये 115 आ गया, राइट। अब पॉइंट के बाद अपने आप 0 लग जाएगा, तो 25 6s are 150, तो कितना आंसर आया, 2.76। सो आफ्टर डिवीजन वी गेट 2.76 पाउंड्स, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। Okay, next question. Dai played 3 games of cricket. His main score was 9 runs, his median score was 8 runs, and his highest score was 7 runs more than his lower score. ठीक है, अब कितनी गेम्स खेली, 3 गेम्स खेली हैं। चले मैं यहाँ पे एक एरो वैसे लगा देता हूँ, बॉक्सेस 1 2 और ये 3 गेम्स हैं, उनके स्कोर्स हैं। अब हमें पता नहीं स्कोर्स क्या हैं, सो फाइंड द नंबर ऑफ रन्स ही स्कोर्ड इन ईच ऑफ द 3 गेम्स। तो यही हमें पता नहीं है, ये एंड क्वेश्चन मार्क्स, राइट। तब ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहली जो चीज़ लिखी उसने लिखा है हिज मीन स्कोर वॉज 9 और मीडियन इसका 8 है, यानी कि जो सेंटर वाला स्कोर है वो क्या है जी, 8 है, ठीक है, नज़र आ रहा है। मीडियन कहते हैं जी सेंटर वाले स्कोर को, तो ये तो हम फिल कर सकते हैं, दिस विल बी 8। अब आगे के नेक्स्ट में कह रहा है कि इनका जो मीन स्कोर है वो 9 है। मीन्स कैसे निकलता है, सम ऑफ डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो सम ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 3 वैल्यूज़ है, इनका नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, वो 3। सम ऑफ वैल्यूज़ करना हो तो क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे
और डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है 3, तो वो आ जाएगा कौन सा मीन। तो मीन इसका 9 है, तो देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ जी मीन इक्वल्स फर्स्ट वैल्यू मुझे पता नहीं है, सेकंड वैल्यू मुझे नहीं पता। अच्छा जी, लेकिन एक नीचे हिंट दिया हुआ है, हिज हाईएस्ट स्कोर वाज 7 रन्स मोर देन हिज लोअर, तो ये हमारे पास जो है ना हाईएस्ट है, दिस वन इज़ द हाईएस्ट, क्योंकि मैं ऑर्डर में डाटा लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या है जी, लोएस्ट है। इनके दरमियान डिफरेंस 7 का है, तो अगर मैं सपोज कर लूँ कि जो लो स्कोर है वो x है, तो हाईएस्ट स्कोर उससे ज़्यादा है ना 7, तो ये हो जाएगा x+7, राइट। चलें, इसका मतलब हमारे पास कुछ आ गए एक्सप्रेशन की फॉर्म में, चलें आ गए, लेकिन आ गए कुछ नंबर, इनको हम सॉल्व करते हैं, निकालते हैं। तो मीन क्या होता है जी, सम ऑफ स्कोर्स डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 हैं स्कोर्स, 3 वैल्यूज़ हैं, तो सम ऑफ स्कोर्स क्या आ जाएगा x+8 प्लस x+7 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब मीन गिवन है, वो क्या है हमारे पास, इसका मीन है जी 8 रन्स, सो 8 इज इक्वल टू व्हाट, x+8, x आ जाएगा 2x, ठीक है, और 8+7 15 आ जाएगा ओवर 3, तो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ से मैक्स निकाल सकते हैं, राइट। सो 3 टाइम्स 8 हो जाएगा 24, यहाँ रह जाएगा 2x+15, इस 15 को ही वहाँ ले जाए, 15 को वहाँ ले जाए, हो जाएगा 24 माइनस 15 इक्वल टू 2x, सही है। 24 माइनस 15 इज 9, ये 2, तो ये कितना आ जाएगा 9/2 इक्वल टू x आ जाएगा। ये डेसिमल में क्यों आ रहा है, x+x 2x, 8+7 आ जाएगा 15, ठीक है। और मीन इसका कितना स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर फॉर 7, ठीक है। सॉरी, इसका मीन 9 है जी, ये मेरे से गलती हुई है, मीन को आप रिप्लेस करें 9 से, क्योंकि देखें डेसिमल में स्कोर आ नहीं सकता, तो मीन इज़ 9, राइट। तो इसको भी चेंज कर लें ज़रा जी। सो ये 3 9s क्या हो जाएगा, 3 9s 27, राइट। आप 15 को वहाँ ले जाएं, तो 27 माइनस 15 इज इक्वल टू 2x, सो ये कितना आ जाएगा 12 इक्वल 2x। अब देखें x क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दें 2 पे, सो 12/2 इक्वल टू x, सो x इज इक्वल टू 6। इसका मतलब ये जो स्कोर आया आपके पास, ये कितना आ गया, दिस विल बी 6, राइट, क्योंकि x की वैल्यू आ गई 6। तो अगला स्कोर क्या है, x+7, यानी कि 6+7 विच इज़ इक्वल टू 13। तो ये 3 स्कोर्स आ गए, एक 6 आ गया, 8 आ गया, और 13, तो 6 8 13 आर द स्कोर्स, 6 8 एंड 13, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। ओके, Dye batted in the fourth game and the mean of his 4 scores was 11 runs, right? So find the number of runs that Dye scored in the fourth game. तो फोर्थ गेम में निकालना है, अगर देखिए आपको गिवन क्या चीज़ है, वो है मीन, तो ज़रा मीन का ही एक्सप्रेशन लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। तो मीन ऑफ 4 गेम्स क्या होगा, सबका स्कोर ऐड कर देंगे, जो पहले स्कोर्स हैं वो तो हैं 6+8+13, ये है थर्ड गेम का। तो मीन जो फोर्थ गेम का स्कोर जो है ना वो नहीं पता, वही तो हमने फाइंड करना है। तो इसको मैं सपोज कर लूँ y है, राइट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गेम्स कितनी है जी 4। हाँ जी, मीन ऑफ 4 गेम्स कितना है, वो दिया हुआ 11, तो यहाँ पुट कर दें 11 इज इक्वल टू 6+8 14+13 इज 27, सही है। सो 27 प्लस वाई इक्वल टू 4, वहाँ जगह मल्टीप्लाई करके 11 से तो 44 आ जाएगा, और 27 यहाँ ले जाएं तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, सही है। सो y विल बी इक्वल टू 17, ठीक है। तो फोर्थ गेम में जो स्कोर है वो था 17। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द स्टेटमेंट इज y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, some values of y and x are given in the table। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि y, इसको मैथमेटिकली आई कैन राइट इट एज y प्रोपोर्शनल टू 1/x²। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो आपने रेसिप्रोकल की फॉर्म में नहीं लिखना था, सिंपल x² लिखना था, ठीक है, बस ये डिफरेंस है। सो सम वैल्यूज़ ऑफ द y एंड x आर गिवन, क्योंकि इनका आपस में रिलेशन है, ठीक है, तो उनकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। जैसे अगर x की वैल्यू 3 हो तो y की वैल्यू निकलती है 4, इसी तरह x की वैल्यू 2 हो तो y p है, और q x हो तो y 1 है। तो ये टेबल की फॉर्म में लिखी हुई वैल्यूज़, राइट। तो अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए, जब भी किसी इनक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई
ईदर साइड, कोई भी साइड आप किसी से भी यानी किसी कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम इस साइड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो y विल बी इक्वल टू द कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, उसको हम कह देते हैं k टाइम्स, राइट, k टाइम्स 1/x². तो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल की. अच्छा, अब इसमें k कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है विच शुड बी फाउंड फर्स्ट. तो इसको फाउंड कर उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास x और y की दोनों की वैल्यूज़ होनी चाहिए, तो वो आपको दी हुई है इसमें, राइट. तो इस हम पेयर को यूज़ करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. सो पुट x इक्वल्स 3 एंड y इक्वल टू 4. तो क्या आ जाएगा जी, y आ जाएगा 4 इक्वल टू k एज इट इज़ एंड मल्टीप्लाई 1/x², x² क्या है 3², राइट. तो 3² इज़ 9, तो वहाँ जाकर 9 मल्टीप्लाई कर जाएगा 4 के साथ, तो 4 टाइम्स 9 इक्वल टू k. तो k की वैल्यू क्या निकल आई, 36, राइट. तो अब ये जो इक्वेशन है जिसमें k निकल आया, तो ये बन जाएगी y इक्वल टू k इज़ 36 ओवर 1/x², यानी कि ओवर x² लिखते हैं ऐसे. सो दिस विल द एक्सप्रेशन इक्वेशन वी गॉट, राइट. सो y इक्वल टू 36 ओवर x². तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, द फार्मूला फॉर y इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है. अब उसके बाद आपने निकालनी है वैल्यू ऑफ p. अब p क्या चीज़ है, p y की वैल्यू है जब आप x2 पुट करते हैं, ठीक है, इस पेयर के मुताबिक. तो इसका मतलब है इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे x की वैल्यू 2, पुट x इज इक्वल टू 2 और y इक्वल टू p. किससे पुट करेंगे, इसी इक्वेशन में जो हमने निकाली ऊपर, ठीक है. तो ये क्या आ जाएगी, y की जगह लिख देंगे p इक्वल टू 36 ओवर x के आ जाएगा 2², राइट. सो 2² क्या आ जाएगा हमारे पास 4, 4 9 36, सो आंसर इज p 9. नेक्स्ट है जी द टू वैल्यूज़ ऑफ q. तो अब इसमें टू वैल्यूज़ कैसे आएंगी ये ज़रा देखते हैं. अच्छा, तो q कौन सी है जी वैल्यू, q वैल्यू है जी y की, नहीं x की, जब y की वैल्यू 1 हो. तो अब ये वाला हम इसमें पेयर यूज़ करेंगे, राइट, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ q. तो अब क्या करें, x इज इक्वल टू q पुट कर दें और y इक्वल टू 1 पुट कर दें, ठीक है, किसमें, वो जो आपके पास इक्वेशन है. तो देखें इक्वेशन थी हमारे पास y इक्वल टू व्हाट 36 ओवर x², तो इसमें आप पुट कर रहे हैं, ठीक है. तो y की जगह लिख देना 1 इक्वल टू 36 ओवर x², 36 ओवर q², राइट, क्योंकि x की वैल्यू q है. तो अब इसमें ज़रा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, यानी q² को वहाँ लीजिए, तो ये हो जाएगा q² इज इक्वल टू 36. नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ q वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स. अच्छा जी, अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ गया इसके ऊपर, अब इसका भी आएगा. देखें स्क्वायर रूट जब किसी कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर लगता है तो वो दोनों वैल्यूज़ देगा, पॉजिटिव भी देगा नेगेटिव भी देगा. वजह क्या है, +6 का स्क्वायर भी, वी नो दैट द 6² इज इक्वल टू 36. इसी तरह -6 का भी स्क्वायर 36 ही होता है. तो इसी वजह से 36 किसका स्क्वायर था, -6 का भी हो सकता है, +6 का भी हो सकता है. इससे दोनों आंसर्स आते हैं, ठीक है, दोनों वैल्यूज देता है. सो स्क्वायर रूट कैंसल्ड, सो q विल बी इक्वल टू +-36 स्क्वायर रूट 6, राइट. तो ये दो वैल्यूज आ गई, आगे -6 और दूसरी आगे +6. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. इन द डायग्राम ए बी इज पैरेलल टू ए सी ई सी. तो इसमें देखें ये ए बी जो लाइन है दिस इज पैरेलल टू ई सी, राइट, ये जो लाइन है इससे, और ये आपको एरो से नजर आ रहा है, दीज एरोज एक्चुअली शोइंग दीज टू लाइंस आर पैरेलल. ओके, नेक्स्ट, डी इज द पॉइंट ऑन ई सी सच दैट ई डी इज इक्वल टू ई ए. ठीक है, डी पॉइंट इस ई सी के ऊपर ऐसे है कि देखें दोनों लाइंस दोनों इक्वल हो जाती हैं, यानी ये जो है ना कट जो लगे हुए इसका मतलब कि ये दोनों लाइंस क्या हैं आपस में इक्वल हैं, यानी ए इज़ इक्वल टू द ई डी, राइट, दोनों लेंथ्स में इक्वल है. एंगल्स गिवन है, ए बी सी इज 135 मेंशन इन द डायग्राम एंड द सेकंड एंगल इज ए डी विच इज 65 डिग्री मेंशन इन द डायग्राम, राइट. सो फाइंड ए ई डी. तो इसमें ए ई डी कौन सा वाला एंगल है, ये वाला. सो इसको आपने फाइंड करना है पार्ट ए में. तो अब ये कैसे एंगल फाइंड होगा, दिस एंगल एक्चुअली प्रेजेंट इन द ट्राइंगल ए ई डी. अब इस ट्राइंगल में अगर आपने कोई भी थर्ड एंगल निकालना हो तो आपको दो एंगल्स पता होने चाहिए, ठीक है. तो एज यू नो दैट दीज टू लाइंस आर इक्वल, यानी दो ये साइड्स इक्वल है ना इस ट्राइंगल की, यानी ए ई डी इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ. ये देखें इसको मैं शेड करता हूँ, दिस ट्राइंगल. तो इस ट्राइंगल के अंदर जो दो लेंथ्स इक्वल हैं
ऐसी ट्राइंगल को बोलते हैं जिसके दो लेंथ इक्वल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और ऐसी ट्राइंगल के दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है, जो दो साइड्स हैं उनसे जो बन रहे हैं, ठीक है, एक ये बनेगा और एक ये। सो इट मीन्स दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 65 डिग्री, सही है। तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 65 डिग्री। अब देखें दो निकल आए ना एंगल्स, अब तीसरा फाइंड कर सकते हैं बाय एडिंग थ्री एंगल्स एंड their sum should be equal to 180 degrees, right? So writing here in triangle, triangle का नाम लिख दें ताकि पूरी तरह explained हो। In triangle AED the first angle is 65, the second is 65 and the third one is the unknown which is AED, right? Equals 180 degree, ठीक है। So ये आ जाएगा 130, तो AED का जगह 130 वहाँ चला जाएगा, देखें 65 65 180 minus 130, so answer is 50 degree. Okay, next is DAB. DAB is this angle, ठीक है। ये कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, अभी आपने देखा है कि ये उसमें लिखा था क्वेश्चन के अंदर, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, दीज टू लाइंस आर पैरेलल। तो ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है जिसको मैं शो करने लगा हूँ, दिस लाइन ग्रीन कलर से, ये लाइन कौन सी है? दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, सो दिस इज़ एक्चुअली ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के ऊपर ऑल्टरनेट एंगल्स भी बनते हैं और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल के ऊपर अगर लेफ्ट और राइट पे देखें तो इन दोनों एंगल्स को हम बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। का मतलब है दिस एंगल शुड, सॉरी, ऑल्टरनेट एंगल, ये वाले दोनों एंगल्स के ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। सो इट शुड बी 65 डिग्री एज वेल। सो आई कैन राइट एज BAD शुड बी इक्वल टू 65, या DAB विल बी इक्वल टू द इक्वल टू द ऑल्टरनेट एंगल, कौन सा है जी? EDA। तो इसका जो ऑल्टरनेट एंगल है वो है EDA, एंड इट इज़ इक्वल टू द 65 डिग्री। तो रीज़न क्या है जी? ये है ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। सो आंसर इज 65 डिग्रीज। नेक्स्ट इज BCD। BCD इज दिस, तो इसको भी आपने फाइंड करना है। तो अब ये कैसे फाइंड होगा? देखें आगे पास निकल आए हैं सारे एंगल्स, बस ये रह गया है। अच्छा, अगर हम एक और बना लें किसी तरह, ये दोनों एंगल्स देखें, ये और ये, दीज टू एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये भी ट्रांसवर्सल है ना, जो कि दो पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है, ठीक है। सो दीज आर इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स हमेशा अंदर की तरफ होते हैं पैरेलल लाइंस के, और एक ही साइड पे होते हैं, जबकि ऑल्टरनेट एंगल्स अंदर की तरफ होते हैं लेकिन ऑपोजिट साइड्स पे होते हैं, यानी लेफ्ट और राइट पे होते हैं, जैसा ये नज़र आ रहे हैं। सो इंटीरियर एंगल्स का ये आपस में इक्वल नहीं होते इंटीरियर एंगल्स, इनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एंगल ABC और एंगल BCD, सो BCD प्लस ABC है ना, एक मिनट जी, एंगल ABC, दे आर इंटीरियर एंगल एंड देयर सम शुड बी इक्वल टू 180, यानी ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। ये कौन से एंगल्स है जी? इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है, एंड देयर सम शुड बी 180 डिग्री। तो देखिए BCD जो आपने फाइंड करना है, और ABC क्या दिया था आपको एंगल जी? ABC इज 135 डिग्रीज, राइट। So take this 135 to the other side. So BCD will be equal to 180 minus 135. So we get 45 degrees, right? Okay, next question. Next part. Reflex angle ABC. तो reflex क्या होता है जी? ऐसा एंगल जो 180 से बड़ा हो जाए। तो हमने किसका reflex निकालना है बेसिकली? ABC का, राइट। तो ABC का रिफ्लेक्स ये बनता है एंगल बैक साइड पे, जो बैक साइड पे एंगल बनता है, दिस इज एक्चुअली द ग्रेटर देन ऑप्टिक्स ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360, सो दिस इज एक्चुअली द रिफ्लेक्स एंगल। तो ये रिफ्लेक्स एंगल निकालने का बड़ा आसान तरीका है, देखें ये पूरा एक सर्कल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक,
तो ये 360 होना चाहिए, तो 360 में से 135 माइनस कर दें तो आपके पास रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, राइट। सो रिफ्लेक्स एंगल विल बी इक्वल टू 360 माइनस एंगल ए बी सी, ठीक है। तो 360 माइनस ए बी सी कितना था, 135, राइट। सो द आंसर विल बी व्हाट, 225, सही है। Okay, next question, question number 19. Some data about two planets Earth and Mars is shown in the table. ठीक है, डेटा क्या है जी, इनका एवरेज टेम्परेचर है, मास दिया हुआ टन्स के अंदर, एवरेज टेम्परेचर सेल्सियस के अंदर, और वॉल्यूम दिया हुआ इनका किलोमीटर क्यूब के अंदर, ठीक है, दोनों प्लैनेट्स का। सो हाउ मच ग्रेटर इज़ द एवरेज टेम्परेचर ऑन अर्थ देन दैट ऑफ मार्स। तो इनका डिफरेंस निकालना है, ग्रेटर निकालना है डिफरेंस, ठीक है। तो इनका जो एवरेज टेम्परेचर है क्या है जी, अर्थ का 15 है और मार्स का 63 है। तो डिफरेंस हमेशा निकालने के लिए करते क्या हैं, जो लार्जर है उसमें से माइनस कर देते हैं स्मॉलर, ठीक है। तो लार्जर क्या है, इसमें 15 है अर्थ का, उसमें से आपने माइनस कर देना किसको, -63 को, ठीक है, डिफरेंस इसे कहेंगे। सो देखिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सो इट विल बी 78, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, राइट डाउन द वॉल्यूम ऑफ मार्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ मार्स जो है ना वो ये दिया हुआ है मिलियंस के अंदर, राइट। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, जिसके अंदर हम नंबर को, फर्स्ट नंबर को ऐसे लिखते हैं कि वो 1 से लेकर यानी कि लेस दैन 10 आए और 1 से अबव हो या इक्वल हो, राइट। तो ये देखें लिखा हुआ है 162 मिलियंस, 162,000 मिलियंस। मिलियंस कैसे कहते हैं जी, जिसके अंदर 6 ज़ीरोज़ हों, ठीक है। तो मिलियन मीन्स 10⁻⁶, राइट। अच्छा जी, तो ये बहुत आसान है, इसको आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 1 बनता है, इसके बाद पॉइंट यहाँ से एंड से पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इट विल बी 1.620000। अब आपने करना जो ओरिजिनल पोजीशन थी पॉइंट की और जो प्रेजेंट पोजीशन बनी है उनके दरमियान नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लें, कितने बनते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो उतनी आ जाएगी पावर इसकी पॉजिटिव में, क्योंकि हम पॉइंट को पीछे लेके आए हैं। ये नंबर जो है ना वो हमने ये वैसे भी इंटीजर नंबर था, ठीक है। तो जब हम पॉइंट को पीछे पीछे डेसिमल में शिफ्ट करते हैं, डेसिमल को पीछे की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो हम पॉजिटिव पावर से लिखते हैं इसको, ठीक है। एंड देन मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶। अगर मैं आगे शिफ्ट करता पॉइंट को तो नेगेटिव पावर लिखता, तो ये डिफरेंस है। सो इट विल बी 1.62। ये जो अगले डिजिट्स है जीरोज़ है उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या हो जाएंगे, पावर रूल लगेगा यहाँ पे, पावर जो है ना वो ऐड हो जाएंगे, क्योंकि सेम बेसिस हैं, 10 सेम बेस है, तो 5 + 6 पावर्स के हो जाएंगे ऐड। सो द फाइनल आंसर विल बी 1.62 टाइम्स 10⁻5 + 6 11, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इन पार्ट सी कैलकुलेट द डिफरेंस इन मास बिटवीन अर्थ एंड मार्स। तो इनके दरमियान जो मैस है इनका डिफरेंस लेना हमने किस किस का, अर्थ और मार्स के मैस का, ठीक है। तो ये दोनों के मैसेज गिवन है, इनका डिफरेंस लेना है। इनमें जो लार्जर मैस है वो कौन सा, ऑब्वियसली 21 पावर का होना चाहिए, दिस विल बी द अर्थ। तो अर्थ में मैस में से आपने मार्स का मैस सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। सो 5.98 टाइम्स 10⁻21 माइनस, और मार्स का मैस कितना है, 6.58 10⁻20। सो 6.58 इंटू 10⁻20, ठीक है। अब इनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है और ये लिखा भी हो गया, योर आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इस आंसर को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी शो करना है, ओके। तो इसमें ईजीएस्ट मेथड ये है कि आप ऐसा करें, ये जो 10 की पावर्स हैं इनको कॉमन निकालें, जो कुछ कॉमन निकलता है। तो इसमें अगर आप गौर करें तो 10⁻21 है, 20 है, तो इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट पावर है शुड बी द कॉमन, राइट। सो 10⁻20 कॉमन आ गया, तो बचा क्या, 5.98 इन द फर्स्ट विद द लेफ्ट ओवर एंड टाइम्स 20 पावर निकल गई, 1 पावर बच गई, सो मल्टीप्लाई बाय 10, राइट। माइनस इसकी सारी ये निकल चुकी है, ठीक है। सो वी आर लेफ्ट विद 6.58,
ओनली। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लें। 5.98 टाइम्स 10 कितना आ जाएगा? 59.8। ये पॉइंट आगे चला जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करके, एक 1 डिजिट आ गई यहाँ पे। एंड माइनस 6.58। अब इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लें और फिर देखें क्या आता है। सो 59.8 माइनस 6.58। देखें सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि पॉइंट जो है ना वो इसको पहले लाइन करना। तो ये इसका जो नेक्स्ट डेसिमल का पॉइंट आ गया, बाकी 6 लिख दिया और बाकी कितना है जी 58। अब ये इसका मतलब यहाँ डिजिट नहीं है कोई, तो ज़ीरो खुद से लगा दें, आप सब्ट्रैक्ट करें। सो 10 माइनस 8 इज़ 2, 1 कैरी लिया था। 7 माइनस 5 इज़ 2, 9 माइनस 6 इज़ 3 और 5 आ गया। सो 53.6 आ गया मेरे पास। 10 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर 20 टाइम्स 53.22, राइट। इसको भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ये जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में जाने के लिए डेसिमल को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, ठीक है। सो इसका मतलब ये जो डेसिमल नंबर है ये जाना चाहिए 5 के बाद, ठीक है। सो इट विल बी 10 रेज़ टू पावर 20 टाइम्स 5.322। हम 1 डिजिट पीछे ले गए हैं तो इसका पावर कितनी आ जाएगी? 10 रेज़ टू पावर 1, सही है। अब ये पावर्स को इकट्ठा कर देंगे, हो जाएगा 20 + 1 21। तो आंसर विल बी 5.322 times 10 raised to power 21, right? 20 plus 1 is 21. Okay, next question. Question number 20. In the diagram AC and BD intersect at X, ठीक है, ये है जी इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस लाइन का? AC लाइन और BD लाइन का। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू द ट्राइंगल CDX। तो ये देखें ABX ये वाली ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है जी? CDX, ये जो नीचे है बड़ी ये वाली। सो दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, ये गिवन है। सो AB इज़ 3 सेंटीमीटर्स एंड AX इज़ 2 सेंटीमीटर, ये गिवन है, और X इज़ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लेंथें गिवन है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABX एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल CDX। ओके, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं ABX और CDX, इनके एरियाज़ की रेशियो आपने फाइंड करनी है। तो देखें जब भी दो सिमिलर फिगर्स हों तो उनकी एरिया की जो रेशियो होती है वो इक्वल होती है, कोई सी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, राइट। तो अगर मैं कहूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABX ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरी कौन सी है जी CDX, इट शुड बी इक्वल टू द लेंथ, कोई सी करस्पॉन्डिंग लेंथ हो किसकी? इसकी ट्राइंगल की, ओवर इसको फर्स्ट करें मैं कह रहा हूँ जी लेंथ ऑफ ट्राइंगल ABX ओवर लेंथ ऑफ ट्राइंगल CDX होल स्क्वायर। सो दिस विल बी द रेशियो। अब इसी कोई सी दो करस्पॉन्डिंग लेंथ्स ले लें, देखें सिमिलर हैं। सिमिलर का मतलब पहले हम इनके एंगल्स को इक्वल कर दें ताकि करस्पॉन्डिंग साइड्स का पता लगाया जा सके। तो इनमें कौन कौन से इक्वल एंगल्स हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग। तो ये इसके इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, राइट। और दूसरा आपको नज़र आ रहा है, देखेंगे दोनों पैरेलल साइड्स हैं, तो दिस विल बी द अल्टरनेट एंगल्स। और एक और जो थर्ड वाला बच गया वो कौन सा है? ये है, ठीक है। तो अब ये पता चल गए कौन कौन से इक्वल एंगल्स हैं इनके अंदर, तो इस पर करस्पॉन्डिंग साइड्स हम बता सकते हैं, ठीक है। तो देखें हमारे पास जो साइड्स हैं वो कौन कौन सी हैं? ये जो 5 साइड है ये लार्ज ट्राइंगल की है, लार्ज ट्राइंगल में सिर्फ एक साइड है 5, जबकि स्मॉलर ट्राइंगल के अंदर 2 साइड्स हैं। तो ये 5 किसके सामने है? 5 के सामने, इसके सामने है, ठीक है। और इसके सामने जो है ना वो ये ग्रीन वाले के सामने है, इसके सामने कौन सी है? 2 है, राइट। तो इसका मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड्स बनी हैं इन दोनों ट्राइंगल्स की वो हैं 2 और 5। तो यही हम लिखने लगे हैं ABX स्मॉलर ट्राइंगल है, इसका 2 है और उसकी 5 है, इसका ले लेंगे हम स्क्वायर। सो इट विल बी 4/25। तो रेशियो फॉर्म में क्या आएगा? ये 4/25। सो दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABX टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल BCX। तो ABX और BCX का निकालना आपने। देखें BCX कौन सी ट्राइंगल है इसके अंदर? BCX, दिस ट्राइंगल, और दूसरी कौन सी? ABX। अच्छा जी, तो देखें हम यहाँ पे सिर्फ ये वाला पार्ट लेते हैं, ये वाला। तो इस पूरे पार्ट के अंदर दोनों ट्राइंगल्स आ रही हैं, ठीक है, जिसको मैं पिंक से शो कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस पार्ट के अंदर अगर मैंने इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना हो
तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, 1/2 बेस इंटू हाइट ऑब्वियसली, क्योंकि ये सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी यहाँ मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल्स नहीं है। तो यहाँ थोड़ी डिफरेंट अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी। तो कि एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ओके। अब हम इसमें ऐसे करेंगे कि कॉमन हाइट क्रिएट करते हैं दोनों ट्राइंगल्स के लिए। ठीक है, क्योंकि बेसिस डिफरेंट है, एक की बेस 5 बन रही है, दूसरी की बेस 2। तो इसके हिसाब से मैं एक हाइट जो है ना वो क्रिएट करता हूँ। हाइट इज़ ऑब्वियसली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द बेस एंड द ऑपोजिट वर्टेक्स। तो ऑपोजिट वर्टेक्स का बी बन रहा है ये वाला। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स की बेसिस अगर मैं ये कंसिडर करता हूँ जी, ये बेसिस ले रहा हूँ, इसकी एक बेस 2 ले रहा हूँ और दूसरी की बेस रख रहा हूँ 5। तो इनका जो ऑपोजिट वर्टेक्स है वो कौन सा बन रहा है, बी, राइट। सो अगर मैं ड्रॉ करूँ एक स्ट्रेट लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द बोथ बेसिस, सो दिस विल बी दिस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द बेस फॉर ईच ट्राइंगल एंड द ऑपोजिट कॉर्नर। तो इसको मैं हाइट का नाम h दे देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों ट्राइंगल्स की रेशियो लेता हूँ एरियाज़ की। देखिए जी, कौन कौन सी ट्राइंगल है हमारे पास। पहली है जी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एक्स, राइट, डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी एक्स। ठीक है, एंड द फॉर्मूला इज़ 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, और उसका भी ऑब्वियसली ये होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखें जो ए बी एक्स है उसकी बेस क्या आपको नज़र आ रही है, इसकी बेस 2 है और हाइट क्या है, मैंने h रखी हुई है, स्मॉल h। तो ये हो जाएगा 1/2 बेस इज़ 2 एंड हाइट इज़ h, राइट। और सिमिलरली इसका 1/2 आ गया, इसकी बेस कितनी दी हुई है, इन द फिगर द बेस इज़ 5 और जबकि हाइट सेम है। ठीक है, क्योंकि मैंने हाइट दोनों ही कॉमन ली है। सो इट विल द बेस विल बी इक्वल टू 5 एंड इट्स हाइट इज़ h। तो अब इसमें देख सकते हैं कि 1/2 से कैंसिल हो गया और h दोनों में सेम है, कैंसिल हो गए, बाकी बचा हमारे पास 2/5। सो इसको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2:5। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, अब अगर अगला जो पार्ट है वो कहता है कैलकुलेट द सी डी। सी डी कौन सी लेंथ है ज़रा देखते हैं ऊपर फिगर में। सी डी इज़ दिस लेंथ एंड दिस इज़ एक्चुअली द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, ये जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं डी एक्स सी। ठीक है, अब ये अगर आप देखो साइड तो ये बन रही है ब्लू वाले एंगल के सामने और इसके ब्लू वाले एंगल के सामने बन रही है 3। जिससे कि मतलब ये करस्पॉन्डिंग साइड आपस में बन गई हैं और इसके अलावा आपको 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स और लेनी है ताकि हम निकाल सकें। तो जो गिवन है वो साइड है क्या, देखें रेड से शो की हुई है, ये है जी ग्रीन के सामने वाली 5 है और इसके ग्रीन के सामने वाली 2 है। तो मैं लिख सकता हूँ कि अगर दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो मैं पहले ले रहा हूँ जी स्मॉलर ट्राइंगल्स की रेशियोज कौन कौन सी हैं जी। इसकी रेड वाली है 2 है और इसकी कौन सी बन रही है 5। सो 2/5 करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बन गई 2/5 स्मॉलर ओवर लार्जर की। ठीक है, एक और पेयर लेते हैं, स्मॉलर पहले लेते हैं। ठीक है, जो मैंने ऊपर स्मॉलर लिखा है तो उसकी स्मॉलर मैंने ब्लू वाली ले रहा हूँ, ये देखें ब्लू इसके सामने, ब्लू एंगल के सामने वो 3 है स्मॉलर की और लार्जर की है जी जो सी डी है जो निकालना है। सो इट विल बी 3/CD, राइट। तो सिमिलर फिगर्स के अंदर करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है, इक्वल होती हैं। ठीक है, ये है जी करस्पॉन्डिंग साइड की फर्स्ट रेशियो और करस्पॉन्डिंग साइड की सेकंड रेशियो, दोनों इक्वल है। सो वी हैव ए लीनियर इक्वेशन, वी कैन सिंप्लीफाई इट, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स सी डी और ये 5 टाइम्स 3 15 हो जाएगा, राइट। सो सी डी विल बी इक्वल टू 15/2 विच इज़ 7.5। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सीक्वेंसेस का। राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो अब इस सीक्वेंस को अगर आप गौर करें, इसके अंदर 19 से 16 है, 16 से 13 है, तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है इसका -3, क्योंकि 19 में -3 करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 -3 करेंगे तो 13 आ जाएगा, राइट। तो सब में जो डिफरेंस है ना कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान वो कॉमन है, सो दैट इज़ -3। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस आपके पास आ रहा हो तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। और उसकी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है जी अरिथमेटिक सीक्वेंस का,
ए एन इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस प्लस डिफरेंस इंटू एन माइनस वन। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट टर्म कौन सी है जी, 19 है, ए वन, और डिफरेंस कितना आ रहा है, -3 का, सही है, और एन माइनस वन एज इट इज़। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई इट, 19 एंड प्लस माइनस 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 3n हो जाएगा, और अगेन प्लस माइनस 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 इंटू माइनस प्लस, 3 1 ज़ार 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, इट विल बी 19 प्लस 3 22, तो 22 माइनस 3n विल बी द nth टर्म। ठीक है, ओके आगे चलते हैं, फैक्टराइज कम्प्लीटली। ये दो टर्म्स हैं और दोनों को स्क्वायर में लिखा जा सकता है, सो वी कैन यूज़ द आइडेंटिटी विच इज़ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड इट इज़ इक्वल टू द a माइनस b एंड डिफरेंस इनटू एडिशन। ठीक है, तो यही हम करेंगे, पहले इसको लिखेंगे स्क्वायर फॉर्म में और इसको भी ऐसे ही। अब अंदर क्या लिखना चाहिए, स्क्वायर बाहर लगा हुआ है तो देखेंगे इसका स्क्वायर बनता है 2 का, अंदर आपने सिंपल स्क्वायर रूट्स लिख देने इनके, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट था एक्स, सिमिलरली 25 का स्क्वायर रूट था 5 और वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट था वाई। देखें ना, उसका इक्वल बना ना 2x होल स्क्वायर और ये बन रहा 5y होल स्क्वायर 25y स्क्वायर। ओके, सो वी हैव कन्वर्टेड दिस इनटू दिस फॉर्म विच इज़ इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द टर्म्स एंड इनटू एडिशन ऑफ द टर्म्स, राइट। ठीक है, चलें, तो डिफरेंस क्या आएगा, 20x माइनस 5y इंटू 2x प्लस 5y, सही है। सो दिस विल द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन गिवन, 2x माइनस 5y इंटू 2x प्लस 5y। ठीक है, ओके आगे चलते हैं जी। इसमें अब 4 टर्म्स दी, इनको फैक्टराइज करना है, तो 4 टर्म्स जब फैक्टराइज करनी है तो कोशिश करते हैं कि दो दो आप ग्रुपिंग कर लें। जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनके दरमियान कुछ कॉमन आ सकता है, इसी तरह थर्ड और फोर्थ में कुछ कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट 2 में अगर कॉमन देखूँ तो वो 5a आ रहा है, सही है। कॉमन इज एक्चुअली द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना आपने। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा इसका फर्स्ट का, सेकंड का देखें a भी निकल गया, 5 भी निकल गया, एक a बच गया, सो इट विल बी a। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, नेगेटिव, ये जो भी साइन है आप एज इट इज लिख दें इसको। कॉमन क्या आ रहा है, 2x और 2a में ऑब्वियसली 2 आ रहा है। ठीक है, तो x बच गया। अब देखो ये नेगेटिव कॉमन निकला, वैसे तो ये पॉजिटिव साइन भी नेगेटिव बन जाएगा, यानी ऑपोजिट हो जाएगा। सो ये आ जाएगा x माइनस ए। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस ए और x माइनस ए दोनों में कॉमन है, तो x माइनस ए कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचा, 5a और -2, तो 5a माइनस 2 विल बी द लेफ्ट ओवर्स। सो ये फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज का मतलब ये होता है कि आपने इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना होता है एक्सप्रेशन को। तो ये देखें प्रोडक्ट बन गई ना, x माइनस ए की 5a माइनस 2 के साथ, सो इट विल बी x माइनस ए टाइम्स 5a माइनस 2, राइट। चलें जी आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये काफ़ी तफसील लिखी हुई है इसने, थोड़ा सा इसको छोटा करते ताकि हम पढ़ सकें इजीली। ओके, अ वॉकर लीव्स हिज हाउस एट 10 AM, 10 AM क्योंकि 24 क्लॉक में लिखा हुआ है, 10:00 का मतलब है AM क्लॉक। ठीक है, एट 10 एंड वॉक्स टूवर्ड्स ए शॉपिंग सेंटर एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, उसके बाद साइकिलिस्ट लीव्स द सेम हाउस 10 मिनट्स लेटर, तो उसके 10 मिनट बाद या 10 मिनट्स बाद वो निकला है, यानी कि 10 पे निकला होगा ऑब्वियसली। साइकिलिस्ट जो है, वॉकर 10 पे निकला है, तो साइकिलिस्ट कब निकलेगा, 10 पे। He travels along the same road at a constant speed of 20 kilometers per hour and until he reaches the shopping center which is 6 kilometers from house। ठीक है, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहा है, कब तक, जब तक वो 6 किलोमीटर्स कवर नहीं कर गया, और कहाँ तक नहीं पहुँच गया, शॉपिंग सेंटर तक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। तो साइकिलिस्ट स्टॉप्स द शॉपिंग सेंटर फॉर 14 मिनट्स। ठीक है, ओके, तो आगे लिखा है जी, द साइकिलिस्ट स्टॉप्स एट द शॉपिंग सेंटर फॉर 14 मिनट्स। ठीक है, 14 मिनट्स का उसने स्टे लिया, यानी कि डिस्टेंस कवर नहीं किया उस दौरान। ही देन रिटर्न्स टू द हाउस अलॉन्ग द सेम रोड एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि वापस सेम स्पीड से ही आया घर की तरफ। ठीक है, यानी कि 3 फेजेस में हम कर सकते हैं इसको डिवाइड। तो फर्स्ट फेज़ के अंदर इसने शॉपिंग सेंटर की तरफ गया 20 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड के साथ, फिर 14 मिनट्स का स्टे किया, और फिर वापस 20 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड से घर पहुँच गया। ठीक है, ओके, ये इस डिस्टेंस एंड ग्राफ उसने बनाया हुआ है किसका, वॉकर का, राइट। सो ऑन द सेम एक्सिस ड्रॉ द डिस्टेंस एंड ग्राफ फॉर द साइकिलिस्ट। तो साइकिलिस्ट का कंप्लीट करते हैं ग्राफ हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पहले डिस्टेंस फाइंड करते हैं कि ये कितने बजे, देखें 10:10 पे निकला है, ये देखें ये 10:10 पे,
तो ये शॉपिंग सेंटर पे कब पहुंचा होगा? इसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस उन्हें कवर करना है 6 किलोमीटर पर आवर का। ठीक है जी, 6 का करना है ना, देखें ये लिखा भी हुआ है विच इज़ 6 किलोमीटर्स फ्रॉम द हाउस, राइट। तो 6 किलोमीटर्स का और होगा इसने कवर करना है डिस्टेंस, और निकला 10-10 पे। चलें फिर हम चेक करते हैं कितनी बनती है। देखें डिस्टेंस होता है जी स्पीड ओवर सॉरी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो टाइम क्या बन जाएगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड। सही है। तो हम टाइम निकालना चाह रहे हैं जब ये शॉपिंग सेंटर पहुंचा है। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है? 6, और स्पीड कितनी है? 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 0.3 आवर्स में, क्योंकि हमने स्पीड और डिस्टेंस दोनों किलोमीटर्स पर आवर और किलोमीटर में रखे हैं। ठीक है। सो इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए आप ऐसा करें, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा हमारे पास 18 मिनट्स, राइट। तो 18 मिनट्स का मतलब 10-10 पे अगर निकला होगा तो 10-10 प्लस 18 तो कितने पे पहुंचा होगा? 10-28 पे, राइट। तो 28 के ऊपर ये पहुंचा है, राइट। चलें इसको कंप्लीट करते हैं। 10-10 पे निकला और 10-28 पे ये पहुंच गया। 6 किलोमीटर्स कवर किए। 10-28 कहाँ पे देखें? ये 10-30 है, और 10-10 10-10 से 10-30 के दरमियान 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं, यानी वन स्मॉल बॉक्स कितना होना चाहिए? 1 मिनट्स का होना चाहिए। तो 28 कहाँ पे गया? 2 स्मॉल बॉक्सेस बिहाइंड 10-30, राइट। तो ये देखें जी 6 पे आ गया, 10-28 पे। अच्छा ये पहुंच गया शॉपिंग सेंटर। अब आगे कितना करना स्टे इसने, वो मैंशनड है। हाँ जी 14 मिनट्स का स्टे करना है, तो इसमें 14 मिनट्स ऐड कर दें। पहुंचा ये 10-28 पे है, तो इसमें 14 और प्लस कर दें। तो 42 मिनट्स तक ये, यानी कि 10:42 तक ये रुका रहा है वहाँ पे। तो इसको भी ज़रा शो कर दें। देखिए ये 40 है, तो 42 का मतलब है 2 स्मॉल बॉक्सेस आफ्टर 40, 10:40। तो ये हो गई 10:42, राइट। उसके बाद रिटर्न जर्नी करनी है इसने, तो कितने मिनट्स लेगा? ओबियसली सेम मिनट्स लेने चाहिए, क्योंकि वही सेम स्पीड है, 20 किलोमीटर पर आवर ही स्पीड है। तो इसने अगेन इसने 18 मिनट्स लेने, इसमें 18 ऐड कर दें। तो ये कितना बन गया जी? 0। देखें 6 तो आगे चला जाएगा, तो 11 ओ क्लॉक ये पहुँचेगा। ठीक है, वापस घर। चलें इसको भी शो कर दें। ये 11 ओ क्लॉक है, और पिछली लाइन से इसको ज्वाइन कर दें, राइट। सो दिस इज़ द कंप्लीट ग्राफ फॉर द साइकिलिस्ट। ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन जो दिए हुए इसके आंसर्स करते हैं। यूज योर ग्राफ टू फाइंड द टाइम व्हेन द साइकिलिस्ट ऑन हिज रिटर्न जर्नी मीट्स द वॉकर। तो रिटर्न जर्नी कौन सी है? वो ये वाली है। तो इसमें मीट कब किया है? इस पॉइंट के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये देखें ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों मीट किए हैं। तो इस पे जो टाइम है वो कितना है वो ज़रा देखते हैं। ठीक है। सो ये है जी रिटर्न जर्नी के दरमियान जो जिस टाइम पे ये दोनों आपस में मीट किए हैं। मीट का मतलब यही डिस्टेंस दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है। तो इसका हम टाइम फाइंड करते हैं, राइट। तो वो ये टाइम निकल रहा है, मैं इसको शो करता हूँ। वो ये बन रहा है जी, हाँ जी, यस 2 बॉक्सेस बिफोर 10:50। ठीक है, ये टाइम है। तो ये टाइम क्या नज़र आ रहा है आपको? ये नज़र आ रहा है ऑब्वियसली 10:48, राइट। दिस इज़ 10:48। सो दिस विल बी योर आंसर of part 1. Part 2, the distance from the house when this meeting takes place. ठीक है। तो ये जब मिले हैं उस वक्त हाउस का क्या डिस्टेंस था वो आपको साफ नज़र आ रहा है। दिस इज़ एक्चुअली ये हाउस है, और डिस्टेंस कितना नज़र आ रहा है वो बिल्कुल सामने है। ठीक है। दिस इज़ 4 किलोमीटर्स फ्रॉम द हाउस, राइट। सो द आंसर विल बी 4 किलोमीटर्स, राइट। चलें आगे चलते हैं। A stone is thrown vertically upward from the ground so that its height above the ground after t second is this. ठीक है। तो ये एक ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसकी जो पावर अगर आप देखें टी की 2 है। ठीक है। सो इट्स ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो शो दैट द वैल्यूज़ ऑफ टी व्हेन द स्टोन इज़ 15 मीटर
above the ground satisfy the equation this. तो 15 मीटर के ऊपर वो कह रहा है कि ये सेटिस्फाई होती है इक्वेशन, तो आपने क्या बताना है, शो दैट द वैल्यूज ऑफ टी व्हेन द स्टोन इज 15 मीटर अबव द ग्राउंड। हाँ जी, 15 मीटर अबव द ग्राउंड के लिए निकालना है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या है, ये है 20t माइनस 5t स्क्वायर, यानी कि हम कह सकते हैं ये जो हाइट है, हाइट फंक्शन है टी का, विच इज़ इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर, राइट। तो कह रहे हैं ये इक्वेशन बन जाए किसी तरह, तो हाइट कितनी 15 मीटर, इसको आप ऐसा करें 15 के इक्वल करें, राइट, इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म्स को आप उधर ले जाएं ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। सो इट बिकम्स 5t स्क्वायर माइनस 20t और प्लस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें, आप इन तीन टर्म्स के अंदर 5 कॉमन आ सकता है, सो वी कैन टेक 5 कॉमन, टी स्क्वायर लेफ्ट, और यहाँ बचेगा 4t और इधर बचेगा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये 5 वहाँ जाके डिवाइड कर जाएगा 0 के साथ, सो 0 ओवर समथिंग इज़ ऑलवेज 0। तो हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी जो उसने रिक्वायर्ड की थी। वी आर लेफ्ट विद दिस इक्वेशन, राइट। चलें, शो हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी व्हेन द स्टोन इज़ 15 मीटर अबव द ग्राउंड। जी, वो कह रहे हैं इस हाइट के ऊपर 15 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब यही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। तो उसकी आपने टी की वैल्यू फाइंड करनी जब ये 15 मीटर हो, राइट। तो अब इसका मतलब है इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करेंगे क्योंकि ये 15 मीटर के लिए है। तो इसको हम सोल्यूशन इसका फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के तीन तरीके हैं। नंबर 1 इज़ द फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 इज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला, और जो तीसरा तक इसमें हम करते हैं यूज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला किसी पे भी लगा सकते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन हर किसी की नहीं होती। लेकिन बाहर हम चेक कर लेते हैं कि इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है कि नहीं। सो टू डू इज़ जस्ट मल्टीप्लाई कॉफिशिएंट ऑफ द टी स्क्वायर और इस कांस्टेंट को, इनको मल्टीप्लाई करें और इनसे जो भी फैक्टर्स बनते हैं उनको प्लस या माइनस करने से मिडल वाली आना चाहिए 4। तो इसी से आ जाएगा क्योंकि इसका एक ही बनता है। तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, राइट। सो इट मीन्स टी स्क्वायर एज इट इज़, दिस 4 बी रिप्लेस बाय व्हाट 1 प्लस 3, सही है। और ये टी एज इट इज़ आ गया प्लस 3 इक्वल टू 0। सो टी स्क्वायर इसको एक्सपेंड कर दें, टी माइनस 3t प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमने देखें मिड टर्म को हमने ब्रेक कर दिया है माइनस टी माइनस 3t में, राइट। माइनस 4t आ जाएगा माइनस टी माइनस 3t में। नाउ टेक द कॉमन इन द फर्स्ट टू टर्म, तो वो t कॉमन आ गया, t माइनस 1 लेफ्ट ओवर्स, ये नेगेटिव जो भी है ये एज इट इज़ आ गया। अब ये थर्ड और फोर्थ में क्या कॉमन आ रहा है, ऑब्वियसली 3, ये बच गया t, और देखिए नेगेटिव कॉमन है, इसका मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, सो इट विल बी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो t माइनस 1 कॉमन है और t माइनस 3 कॉमन लेफ्ट ओवर, सो वी कैन राइट इट एज t माइनस 1 इक्वल टू 0। देखें ना दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 है, इसका मतलब दोनों हम 0 रख सकते हैं। सो t माइनस 3 इक्वल टू 0। सो दो वैल्यूज़ आ गई, एक t1 आ जाएगी और दूसरे से क्या आएगी वैल्यू t इक्वल टू 3, राइट। तो दो टाइम्स के ऊपर ये एक्चुअली इसकी हाइट 15 मीटर से अबव होगी, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टी व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। हिट्स द ग्राउंड का मतलब क्या, हाइट क्या रह जाएगी 0, ठीक है। तो जो एक्सप्रेशन हमारे पास हाइट का था वो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन इज दिस, h इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर। तो ये मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ दोबारा, h इक्वल्स 20t माइनस 5t स्क्वायर, यस, माइनस 5t स्क्वायर। अब आपने करना है इसको हाइट को 0 कर देना है, क्योंकि देखें ना हिट द ग्राउंड, हिट द ग्राउंड का मतलब क्या है, द हाइट विल बी इक्वल टू 0, राइट। सो ये 0 हो गया, 20t माइनस 5t, इसमें देखें कॉमन निकल सकता है, यस 20, मैं इस तरह लिख रहा हूँ, पहले स्विच कर दी साइड्स। सो 5t कॉमन निकाल लें, वी आर लेफ्ट विथ 4 माइनस ये स्क्वायर है, यस t, राइट, इक्वल टू 0। चलिए जाके अब ये कॉमन आ गया। सो 5t इंटू 4 माइनस 3t, ये भी प्रोडक्ट है और इक्वल टू 0 है, तो हम लिख सकते हैं 5t 5t इक्वल्स 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन विल बी 4 माइनस t इक्वल टू 0, ठीक है।
तो t विल बी इक्वल टू 0/5 और दूसरी आ जाएगी जी हमारे पास 4 इक्वल्स टी। तो इससे दो वैल्यूज़ आई हैं, टी की एक आई है 0/5 इज़ 0 और दूसरी आई है 4। तो ज़ीरो तो ऑब्वियसली ये जब उसने छोड़ी होगी उस वक्त हाइट ज़ीरो होगी, लेकिन हमें कब चाहिए जब हिट द ग्राउंड दोबारा उसने, क्योंकि बॉल ने हिट किया है तो वो नेक्स्ट टाइम होगा ऑब्वियसली 4 सेकेंड्स का। तो दिस इज़ योर आंसर। ज़ीरो किसके लिए है जी? जब उसने बॉल रिलीज़ की होगी, ठीक है, या थ्रो की होगी। तो उस टाइम जो है ना वो जब थ्रो की थी उस वक्त टाइम ज़ीरो था जब हाइट ज़ीरो थी, लेकिन जब वापस आई है उस वक्त वाली आपने निकालना टाइम जब वो हिट करे ग्राउंड पे। सो दैट टाइम शुड बी 4 सेकेंड्स। गॉट इट? चलें, ये जी सारा पेपर था। लास्ट क्वेश्चन अभी, हाँ जी अभी है एक 24th क्वेश्चन। सो इट्स ए सॉल्व दिस। ये आपके पास एक ऑब्वियसली लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले इसको एक्सपेंड कर लें। 5 माइनस 2 टाइम्स 3x इज -6x, राइट। -2 इंटू -1 इज +2 इक्वल टू 2x प्लस 1। अब आप ऐसा करें, ज़रा सिंप्लीफाई कर लें। 5 + 2 हो जाएगा 7 माइनस 6x इक्वल्स 2x माइनस प्लस 1। नाउ कंबाइनिंग द लाइक टर्म्स, तो आप ऐसा करें x वाली टर्म को इधर ले जाएं और 1 को उधर ले जाएं। सो इट विल बी 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 6x। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 1 इज 6 और 2x प्लस 6x इज 8x। तो x क्या आ जाएगा जी? 6/8। तो ये हो जाएगा 3/4। सो x की वैल्यू आई है जी 3 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ 0.75 भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट पार्ट इज 2/5t इक्वल टू 3t। इसको क्या करेंगे, देखें दोनों तरफ जब भी सिंगल फ्रैक्शन हो और आप चाहते हैं t वाली टर्म ऊपर आ जाए तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सो ये 4 वहाँ जगह मल्टीप्लाई कर जाएगा और 5t 3 से मल्टीप्लाई कर देगा। सो दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। सो 4 टाइम्स 2 इज 8 इक्वल टू ये हो जाएगा 15t। नाउ डिवाइड बोथ साइड्स बाय 15, सो 8/15 विल बी इक्वल टू t। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट इज सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको साइमल्टेनियस सॉल्व करना। सॉल्व का मतलब होता है इन दोनों, क्योंकि ये लाइंस हैं, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है वो आपने फाइंड करना है। तो उसके दो होंगे ऑब्वियसली, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, वो आपने फाइंड करने हैं। तो इसके लिए करते क्या है, इसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं, कंपैरिजन मेथड यूज़ किया जा सकता है, और इवन मैट्रिसेस के मेथड भी यूज़ हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से ही करेंगे, यानी हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उस मेथड हम करते क्या है, कॉफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं, राइट। तो यहाँ तो अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो x के कॉफिशिएंट्स को इक्वल कर लें, क्योंकि यहाँ देखें 5 और 2 डिफरेंट हैं कॉफिशिएंट्स। और अगर आप चाहते हैं पहले y एलिमिनेट हो तो फिर y को कॉफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेट करने के लिए करना क्या है, देखें फर्स्ट करें मैं x को करना चाहता हूँ, तो आपने इस 2 को यानी x के कॉफिशिएंट को ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है और ऊपर वाली x के कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देना है नीचे वाली इक्वेशन से, राइट। सो इट मीन्स दिस इक्वेशन विल बी मल्टीप्लाई बाय 2 और इसको इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ठीक है, तो ये 2 से ज़रा मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा ये 10x माइनस 4y इक्वल टू 32। और जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 10x माइनस 15y इक्वल टू 15 3 ज़ा 65, राइट। अब अगर न देखें कॉफिशिएंट्स तो इक्वेट हो गए, लेकिन इनके साइंस जो है ना अभी भी सेम है। ठीक है, अब इनके साइंस को अगर आप ऑपोजिट करेंगे तो फिर कैंसिल हो पाएंगे, वरना ये कैंसिल नहीं होते। अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा तो 20 बन जाएगा। तो अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, उनके साइंस को आप चेंज कर दें। ठीक है, इसको आप कर दें पॉजिटिव से नेगेटिव बना दें और इसको नेगेटिव से पॉजिटिव और इसको पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये देखें प्रीवियस साइंस कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो जाएगा। 10 माइनस 10 0। तो -4y प्लस 15y कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 11y, राइट। और ये कितना आ जाएगा -65 और 32, इट विल बी -33। तो 11 से डिवाइड करने तो y विल इक्वल टू -33 डिवाइड बाई 11। सो 11 3 ज़ा 33। तो y की वैल्यू निकल आई जी -3। तो एक वेरिएबल की वैल्यू तो निकल आई है, उसको आप पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में तो आप सेकंड यानी x की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, तो मैं कहता हूँ फर्स्ट करें, ये फर्स्ट इक्वेशन है तो इसमें पुट कर रहा हूँ, पुट इन 1। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स x माइनस 2 टाइम्स y की वैल्यू क्या निकली है -3 इक्वल टू 16, राइट। सो 5x माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इक्वल टू 16। 6 को वहाँ ले जाएं, 16 माइनस 6, राइट।
और ये आ जाएगा 5x इक्वल्स 10. नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय 5, सो x इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 2. ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ निकल आई, x की वैल्यू निकली है 2 और y की वैल्यू निकली है -3. तो ये दो आंसर्स हैं जी. सो दिस एक्चुअली दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस. चलें जी, ये पेपर जब ख़त्म हो गया, ठीक है, तो इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस करें इसकी. तो ये पेपर के जितने क्वेश्चन हैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स के अंदर कवर हुए हैं. ठीक है, तो वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अगर कोई डिफरेंट पेपर भी आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को. ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.